हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक की न्यूज पर। हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्पेस एजेंसी जैसे कि नासा, इसरो, इन्होंने जो भी मिशन लॉन्च किए हैं या अपकमिंग जो भी मिशन लॉन्च करने वाले हैं, डीआरडीओ जैसी कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अपकमिंग मिशन क्या हैं, हमारे आईआईटीज किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, वो सारी बातें आज के सेशन में हमें डिस्कस करना है। क्योंकि रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं, हर एक क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से पूछे गए हैं। चाहे आप आरबीआई का पेपर ले लीजिए, नाबार्ड का पेपर या फिर आईबीपीएस का पेपर, सभी में साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो आज के सेशन में हम लास्ट 10 मंथ, जनवरी मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ तक जितने भी साइंस एंड टेक के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, काफी सारे इवेंट्स हैं और इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे मैंने हाईलाइट की हुई है। तो आज का सेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो आप इसको 2 पार्ट्स में देख सकते हैं, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर करा दिए जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो लास्ट 10 मंथ के साइंस एंड टेक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके है जी। इसके अलावा यहाँ पर जो लास्ट 10 मंथ, जनवरी से लेकर अक्टूबर मंथ तक के 10 से लेकर 12 वीडियोस में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। मतलब इस पूरे कंपाइलेशन को कवर करने वाले हैं, जिसकी मैगजीन भी अवेलेबल है, वो भी वाइट बैकग्राउंड में। तो आप इजिली उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ओके, कहाँ पर मिलेगी इसकी पीडीएफ? तो पीडीएफ के लिए आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। साइंस एंड टेक की न्यूज। सबसे पहली न्यूज जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वो है आदित्य L1। हम सभी को पता है कि आदित्य L1 इंडिया का पहला सन ऑर्बिटल मिशन है। मतलब पहली बार हमारा कोई मिशन है जो हमने सोलर ऑब्जर्वेशन के लिए, सोलर रिसर्च के लिए भेजा है। So India's first sun mission आदित्य L1 सक्सेसफुली इंजेक्टेड इनटू ऑर्बिट। सक्सेसफुली ऑर्बिट में एंट्री कर चुका है। अब इसकी लॉन्चिंग डेट पूछी जा सकती है। आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था बाय द PSLV C57। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया था? तो PSLV C57 की मदद से लॉन्च किया था और ये अपनी ऑर्बिट में इंसर्ट किया है 6 जनवरी 2024 को। ठीक है, ये हमारा पहला सन ऑब्जर्वेशन मिशन है जो कि सन की स्टडी करेगा और इस मिशन का ड्यूरेशन लगभग 5 साल का आपको देखने को मिल जाएगा। इसका प्राइमरी पर्पस है सोलर एटमॉस्फेयर और सोलर कोरोना की स्टडी करना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। जापान बिकम द 5th कंट्री टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन रिसेंटली आईबीपीएस ने एग्जाम में पूछा था अबाउट द स्लिम मिशन। तो स्लिम मिशन किसका है? तो स्लिम मिशन जापान का मिशन है। और कैसा मिशन है? आपका लूनर मिशन है। लूनर मिशन का मतलब होता है कि ये मिशन आपके चंद्रमा के लिए है। और जापान जो है वो 5वें नंबर का देश बन गया है, रशिया, यूएसए, चाइना एंड इंडिया के बाद, जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है, जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है चंद्रमा की सरफेस पे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि स्लिम का फुल फॉर्म क्या है, तो आप देखेंगे स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, ये आपको स्लिम मिशन देखने को मिलेगा। किस कंट्री का? आंसर हो जाएगा जापान का। अब आने वाले समय में इसरो और नासा भी एक मिशन पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है ल्यूपेक्स मिशन। और ल्यूपेक्स मिशन भी आपका एक लूनर मिशन होगा, मतलब चंद्रमा की सरफेस पे जाएगा। ये कब पहुंचाया जाएगा? 2026 में, 2026 में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ल्यूपेक्स क्या है, ल्यूपेक्स आपका एक लूनर मिशन है जिसका नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और ये मिशन इसरो एंड नासा का ज्वाइंट मिशन है। इसरो एंड नासा का ज्वाइंट मिशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है साइंटिस्ट फ्रॉम मॉरिशियस एंड बांग्लादेश ज्वाइन इंडियाज 43rd अंटार्कटिक एक्सपेडिशन। अब यहाँ पे हर साल हमारे साइंटिस्ट की एक टीम अंटार्कटिका में जाती है फॉर रिसर्च पर्पस। और ये 43rd एडिशन आपको देखने को मिलेगा, जिसको लीड कर रहा था नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। ठीक है। अब यहाँ पे मॉरिशियस एंड बांग्लादेश के साइंटिस्ट ने इंडिया के 43rd नंबर के अंटार्कटिका एक्सपेडिशन मिशन को ज्वाइन किया है और ये लोग मिलके हमारे जो बेस स्टेशन है वहां पर जाके रिसर्च वर्क करेंगे। इंडिया के 3 परमानेंट रिसर्च स्टेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से हैं? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। ठीक है। दक्षिण गंगोत्री को कमीशन किया गया था 1983 में, मैत्री को कमीशन किया गया था 1988 में और भारती को कमीशन किया गया था 2012 में। ओके है जी।
क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो कौन से दो देश हैं जिन्होंने इंडिया के 43rd अंटार्कटिका एक्सपेडिशन को ज्वाइन किया है? सो करेक्ट आंसर इज मॉरिशियस एंड बांग्लादेश। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे संभव के बारे में। संभव, अभी संभव जो रिसेंटली न्यूज में था, ये क्या है? संभव का मतलब है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन है जो कि बेसिकली कम्युनिकेशन, इंडियन आर्मी के पर्सनल्स को कम्युनिकेट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी इंडिजीनियसली डेवलप एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम, जिससे वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सिक्योर मैनर में, जिससे कि कोई और उनके सिग्नल को हैक ना कर सके, सिक्योर मैनर में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कंप्लीटली इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी यहाँ पे बिल्ड की गई है। ठीक है, इट हैज बीन डेवलप्ड इन द कोलैबोरेशन विद नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री। और ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है जो कि सिक्योर है, और 5G टेक्नोलॉजी को इसमें एडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट, बीईएल। बीईएल हम सभी को पता है हमारे देश की एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। सो बीईएल बैक्स 695 करोड़ रुपीस डील फ्रॉम द मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ठीक है, तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से यहाँ पर इनको डील मिली है। बीईएल को, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 695 करोड़ रुपीस की डील है। यहाँ पर मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स क्या करेगा? सप्लाई करेगा स्पेयर रिलेटेड टू द मिसाइल सिस्टम। मिसाइल सिस्टम के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करके ये डिलीवर करने का काम करेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का फॉर्मेशन 1954 में हुआ था बेंगलुरु में। ठीक, नेक्स्ट, आर्मी एडॉप्टेड टोपा पीर एज अ मॉडल विलेज। तो टोपा पीर विलेज आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो ये जो विलेज है ये आपको पुंछ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक ऑपरेशन चलता है जिसका नाम है ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना को 2023 में लॉन्च किया गया था, और एक आपका यूनिक ह्यूमन इनिशिएटिव देखने को मिलेगा। तो इंडियन आर्मी क्या करती है, वो सारे एरिया जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, बॉर्डर एरिया के जो विलेजेस है जो हाईली इफेक्टेड है बिकॉज ऑफ द टेररिज्म, उनको सपोर्ट करती है, वहां पे एजुकेशन को प्रमोट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने का काम करती है। तो ये है ऑपरेशन सद्भावना जो कि 2023 का ऑपरेशन है। और इसी ऑपरेशन सद्भावना के अंदर इंडियन आर्मी ने पुंछ डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज को अडॉप्ट किया है जिसका नाम है टोपा मीर। टोपा मीर, और इसको एज अ मॉडल विलेज की तरह डेवलप किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मोस मिसाइल। कुछ दिन पहले हमने करंट अफेयर्स में डिस्कशन किया था अबाउट द आकाश मिसाइल सिस्टम, और आकाश मिसाइल सिस्टम को हम कहां पर, किस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज का आपका पहला जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि हमारा जो आकाश मिसाइल सिस्टम है हम एक किस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है, या कौन सी कंट्री इसको प्रोक्योर कर रही है। सही आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और सेशन अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर देंगे, और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सारे फ्रेंड्स जो किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हर एक वनडे एग्जाम में आपको साइंस एंड टेक के क्वेश्चन 100% देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम पे। तो ब्रह्मोस मिसाइल को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कहां पर? फिलीपींस में। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है डॉक्टर समीर वी कामत, और इन्होंने कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, और जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं कहां पर? फिलीपींस में। ठीक है, और एंड ऑफ द मार्च तक ये डिलीवरी हो जाएगी। ये जो पूरी डील साइन हुई है ये $375 मिलियन की डील आपको देखने को मिल जाएगी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम इंडिया एंड रशिया का ज्वाइंट वेंचर है। इंडिया एंड रशिया का ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, और ये जो ब्रह्मोस नाम रखा है वो इंडिया और चाइना की, सॉरी, इंडिया एंड रशिया की रिवर पर रखा है। इंडिया की रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर, और रशिया की रिवर है जिसका नाम है मॉस्कावा रिवर, और इन दोनों से कंबाइन होके बना है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। इंडियन आर्मी ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम या ब्रह्मोस रेजिमेंट को इंडक्ट किया था 2007 में। ठीक है, अगर इसकी रेंज देखते हैं तो पहली चीज तो ये सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा जिसकी रेंज 290 किलोमीटर की आपको देखने को मिलेगी। 290 किलोमीटर की रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती है, मतलब एक बार आपने टारगेट को सेट करके इसको लॉन्च कर दिया तो वो अपने टारगेट को हिट ही करेगा।
ठीक है। ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन ब्रह्मोस 2 को भी रिसेंटली लॉन्च किया जा रहा है, टेस्टिंग की जा रही है, जिसकी स्पीड 7 से लेकर 8 मैक की आपको देखने को मिल जाएगी। और फिर उसके बाद हम ब्रह्मोस एनजी मतलब ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन पे भी काम करेंगे। और ब्रह्मोस जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आप देखेंगे कि लाइटर वर्जन होगा, ब्रह्मोस मिसाइल का लाइटर वर्जन होगा। इसकी स्पीड भी मतलब इसकी रेंज भी 290 किलोमीटर की ही होगी, लेकिन ये लाइटर वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको 2024 में मतलब इस साल ही इंडक्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन नेवी टू सेट अप सेकेंड VLF कम्युनिकेशन स्टेशन इन तेलंगाना। ये सेकेंड है, मतलब पहला भी कहीं ना कहीं तो सेटअप किया गया होगा। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर VLF का मतलब होता है वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम होता है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, अब यहाँ पे जो आपके बैंड्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड, हर एक काम के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड का अलॉटमेंट होता है। टेलीकम्युनिकेशन के लिए अलग है, वाईफाई के लिए अलग होता है, यहाँ पर जो हमारी मिलिट्री यूज करती है उसके लिए आपको अलग से बैंड देखने को मिलेगा, जिसको हम वेरी लो फ्रीक्वेंसी बैंड के नाम से भी जानते हैं। तो इंडियन नेवी ने सेकेंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन को तेलंगाना में स्टैब्लिश करने की बात की है और 2027 तक 2027 तक इसको स्टैब्लिश कर दिया जाएगा। पहला जो स्टेशन है वो 1990 में 1990 में स्टैब्लिश किया गया था। कहां पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको पहला वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन देखने को मिल जाएगा। चलिए, फॉर द फर्स्ट टाइम एक और चीज हो रही है। क्या हो रहा है? एक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है H125। इस हेलीकॉप्टर की असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग असेंबली इंडिया में स्टैब्लिश की जा रही है। मतलब इस हेलीकॉप्टर को इंडिया में बिल्ड किया जाएगा बाय द टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप एंड यूरोपियन एरोस्पेस कंपनी, जिसका नाम क्या है? एयरबस, हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू मैन्युफैक्चर H125 सिविलियन हेलीकॉप्टर टुगेदर इन इंडिया। तो इंडिया में इसकी असेंबली को स्टैब्लिश किया जाएगा और H125 हेलीकॉप्टर को एयरबस और टाटा ग्रुप मिलकर इंडिया में ही स्टैब्लिश करने वाले हैं अंडर द मेड इन इंडिया इनिशिएटिव। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2026 तक इसे रोल आउट कर दिया जाएगा, मतलब वर्किंग कंडीशन में ला दिया जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट। अब इंडिया की पहली, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। तो इंडिया की पहली हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन कौन सी है? आंसर हो जाएगा हैवीश्योर। हैवीश्योर आपको वैक्सीन देखने को मिलेगी जो कि हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, जिसको इंडिया में रेडी किया गया है। किसने रेडी किया है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, जो कि होली ओन सब्सिडरी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। ठीक है, इसमें 2 डोजेस होंगे। दोनों डोज के बीच में एटलीस्ट 6 मंथ का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन डिसीज आपको देखने को मिलती है और इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है, किस ऑर्गन को इफेक्ट करती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा लीवर। तो टारगेट ऑर्गन कौन सा होता है हेपेटाइटिस का? आंसर हो जाएगा लीवर। ओके है जी। नेक्स्ट। अब नासा का एक और मिशन है जिसपे हमें डिस्कशन करना है। नाम है पेरिग्राइन 1। तो पेरिग्राइन 1 मिशन किसका है? नासा का है। ठीक है। और ये यूएसए का पहला प्राइवेट लूनर लैंडर मिशन होगा। मतलब आपको सभी को पता है कि नासा का पहला जो लूनर मिशन भेजा गया था, अपोलो के बारे में आपने सुना होगा, जिसने जिसने चंद्रमा की सरफेस पे लैंडिंग की थी। लेकिन कोई ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि स्पेस में गई है और चंद्रमा की सरफेस पे लैंडिंग करी है। लेकिन यूएसए का एक पहला प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सामने आया है जो आने वाले समय में चंद्रमा की सरफेस पे लैंडिंग करेगा और उस मिशन का नाम क्या है? पेरिग्राइन 1 मिशन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये मिशन आपको एक लूनर मिशन देखने को मिल जाएगा, जिसको यूएसए फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। आफ्टर 51 ईयर कोई लूनर मिशन जो कि चंद्रमा की सरफेस पे लैंड करने वाला है, वो भी प्राइवेट कंपनी का, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसको अमेरिका की एस्ट्रोबॉटिक कंपनी ने रेडी करने का काम किया है। ओके है जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है लूनर गेटवे स्टेशन। अब यहाँ पे आप सभी लोगों ने सुना होगा अबाउट द अपकमिंग लूनर मिशन की नासा कुछ कुछ प्लान कर रहा है, अपना एक स्टेशन बनाना चाहता है मून पे। ठीक है। तो यूएई रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स पार्टिसिपेशन इन द डेवलपिंग अ मॉड्यूल ऑन द नासा लूनर गेटवे स्टेशन। तो नासा का जो लूनर गेटवे स्टेशन है उसमें कई सारी कंट्रीज का, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन है।
वैसे ही नासा का जो लूनर गेटवे स्टेशन मिशन है उसमें भी कई सारे देशों का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, जैसे कि यूएसए, जापान, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और अब यूएई भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, अब नासा का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम। इस आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको चंद्रमा की सरफेस पे पहुंचाया जाएगा। अब आप किसी व्यक्ति को चंद्रमा की सरफेस पे भेजोगे और वहां पे आप एक बेस स्टेशन भी स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हो। जब वहां पे रिसर्चर्स रहेंगे तो उनको खाना पीना और डिफरेंट मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये गेटवे वो सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा। तो आर्टेमिस इंटेंड टू एस्टेब्लिश अ लॉन्ग टर्म बेस ऑन द मून। तो यहाँ पे आर्टेमिस बेस को बनाया जाएगा जिसके लिए इस लूनर गेटवे को रेडी किया जा रहा है। ठीक है, डन। और इस लूनर गेटवे मिशन के पार्ट आपको कई सारी कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। गेटवे स्टेशन इज सिमिलर टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करेंटली विच इज वर्क इन द लो अर्थ ऑर्बिट। जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसमें रिसर्चर जाते हैं, रिसर्चर्स जाके वहां पे स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। सिमिलर आपको यहाँ पे गेटवे स्टेशन देखने को मिलेगा कि जो कि चंद्रमा की ऑर्बिट पे रहेगा। कहां पर रहेगा? ये चंद्रमा की ऑर्बिट पे रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दृष्टि 10। दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन। तो दृष्टि 10 क्या है? दृष्टि 10 एक स्टार लाइनर इंडिजीनियसली डेवलप्ड आपको ड्रोन सिस्टम देखने को मिलेगा जिसको अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने डेवलप करने का काम किया है, जिसकी कैपेसिटी 450 केजी 450 केजी जो भी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट्स है, पेलोड है, उसको कैरी करने की कैपेसिटी है। और इसका जो फ्लाइट टाइम है, मतलब कितनी समय ये उड़ान भर सकता है, जिसको हम एंडोरेंस कहते हैं, ये 36 आवर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो नेवी चीफ है, अब तो रिटायर हो चुके हैं, नेवी चीफ उस समय थे आर हरि कुमार जी ने दृष्टि 10 अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम को लॉन्च किया था अडानी एरोस्पेस पार्क हैदराबाद में। ठीक, नेक्स्ट CMFRI टू डेवलप लैब ग्रोन फिश मीट। अब यहाँ पे अलग अलग देशों में फिश मीट की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर वेज मीट बोल सकते हो या लैब ग्रोन मीट को रेडी किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और कहां पर डेवलप किया गया है? कोची बेस्ड सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है मीट बायोटेक, उनके साथ मिलकर पहली बार फिश मीट कल्टीवेट किया है या लैब में इसको ग्रो करने का काम किया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ शॉर्ट न्यूज भी है, जैसे कि डीआरडीओ एक असॉल्ट राइफल जिसका नाम क्या है उग्राम लॉन्च कर रही है, जिसका फॉर द इंडियन आर्मी। तो उग्राम क्या है? उग्राम एक असॉल्ट राइफल आपको मिलेगी विच इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। नेक्स्ट है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, यहाँ पर वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट बन गया है 2023 के लिए स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। फिर स्वीडन के साइंटिस्ट ने ई सॉइल को क्रिएट किया है प्लांट की ग्रोथ करने के लिए। और माइक्रोसॉफ्ट ने AI ओडेसी को इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंदर लगभग 1 लाख इंडियन डेवलपर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी AI टेक्नोलॉजी की फील्ड में। ठीक, नेक्स्ट है सर्वत्र इंडियन आर्मीज मोबाइल ब्रिज सिस्टम। अब समटाइम क्या होता है, जैसे कि फ्लड आ गया या कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया और वहां पर इमीडिएटली एक ब्रिज बनाने की जरूरत है, तो इतने कम समय में हम इमीडिएट बेसिस पे ब्रिज कैसे बनाए? तो उसके लिए सर्वत्र को लॉन्च किया गया है। ये सर्वत्र जो है वो एक तरीके से पूरा ओपन हो जाता है, लगभग 20 मीटर का ब्रिज ये क्रिएट कर लेता है। ठीक है, जिससे आप आसानी से नदी वगैरह को क्रॉस कर सकते हो कोई नेचुरल डिजास्टर की कंडीशन में। तो ये सर्वत्र क्या है? एक मल्टी स्पेन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है जिसको डिजाइन एंड डेवलप किसने किया है? आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ डीआरडीओ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको रेडी किया गया है। ठीक है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो 100 मिनट में आपको ये ब्रिज की तरह ओपन होकर रेडी हो जाता है। ठीक है, और 20 मीटर से 100 मीटर तक के गैप को कवर करने में कैपेबल होगा। नेक्स्ट, इंडियन नेवी कमीशन इट्स लेटेस्ट सर्वे वेसल जिसका नाम है संध्यक एट द नेवल डॉकयार्ड वाइजैक। तो आईएनएस संध्यक को रिसेंटली कमीशन किया गया है। ठीक है, आईएनएस संध्यक को कंस्ट्रक्ट किसने किया है? GRSC मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने इसको रेडी किया है। इसका काम क्या होगा? ये करेगा हाइड्रोग्राफिक सर्वे। इसका काम क्या है? ये करेगा हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ठीक है, मतलब डीप वाटर की स्टडी करेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स जो हैं उनकी स्टडी करेगा। और यहाँ पर जब कोई साइक्लोन आता है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, तो उस समय ये हॉस्पिटल की तरह भी काम करने में कैपेबल है।
नाउ बात करते हैं अबाउट द GRSC। जीआरएससी हमारा एक कोलकाता या वेस्ट बंगाल बेस्ड डिफेंस सेक्टर का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। इसको एज अ प्राइवेट कंपनी 1884 में स्टैब्लिश किया गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 1960 में नेशनलाइज करने का काम किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट है व्योम मित्र। अब आप सभी लोगों ने सुना होगा अबाउट द गगनयान मिशन। गगनयान मिशन में हमारा टारगेट क्या है कि हम इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजें। तो जब हम स्पेस में उन बेचारों को भेजेंगे तो लौटा के भी तो लाना पड़ेगा। तो क्यों ना पहले हम व्योम मित्र एक रोबोट रेडी करें डिफरेंट डिफरेंट सेंसर और डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ। तो व्योम मित्र को पहले हम स्पेस में भेजेंगे गगनयान मॉड्यूल में। गगनयान मॉड्यूल को वो ऑब्जर्व करेगा, अगर कोई एरर है तो उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको फिक्स करेगा और उसको हम वापस अर्थ पे लेकर आएंगे। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तब हम अपने क्रू मेंबर्स को, तब हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे। ठीक है, तो व्योम मित्र वही है। ठीक है, तो इंडिया इज प्लानिंग फॉर द मेंड स्पेस मिशन गगनयान इन 2025। 2025 में हमारा गगनयान का प्लान है। उसके पहले हम अपना एक रोबोट फ्रेंड हमने रेडी किया है जिसका नाम है व्योम मित्र। व्योम का मतलब होता है स्पेस और मित्र का मतलब हम सभी को पता है फ्रेंड। ठीक है, जिसका वेट लगभग 40 केजी का होगा और अलग अलग तरीके से ये क्या करेगा, अलग अलग प्रकार के इसमें सेंसर्स होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे जो कि अलर्ट वगैरह इशू करेगा, लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा। और अपकमिंग समय में जब हम गगनयान मिशन को लॉन्च कर लेंगे तो इंडिया जो है वो 4th नंबर की कंट्री बन जाएगा जिसने अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा होगा। इसके पहले केवल चाइना, यूएसए और रशिया ही अपने मतलब अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेज चुका है। तो ये ह्यूमन डीएनए बैंक क्या होता है? हमारे देश में कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं, हर प्रकार के लोग रहते हैं और हर किसी का जो जीन स्ट्रक्चर है वो अलग है और हर तरीके के जीन जो होते हैं वो अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका ये डिफरेंट वायरस पे कोई असर नहीं होता, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत जल्दी असर हो जाता है वायरस का। तो क्यों ना हम अपने पूरे जो डिफरेंट डिफरेंट जीन्स हैं उनकी स्टडी करें, रिसर्च करें, जिससे फ्यूचर में आने वाले पैंडेमिक के लिए हम रेडी हो सकें, नई तरीके की वैक्सीन को हम डेवलप कर सकें। इसलिए नॉर्थ इंडिया का पहला डीएनए बैंक एस्टेब्लिश किया जा रहा है बीएचयू में। सो नॉर्थ इंडिया फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक इज बीइंग सेट अप एट द बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन यहाँ पर इंस्टॉल की जाएगी। ठीक है, कहाँ पर? ज्ञानेश्वर लैब ऑफ द जूलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बीएचयू। अब यहाँ पे जो ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन है, जैसे कि हमारे हेयर्स, नेल्स, इन सब में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो आपके पास जब ये सारी चीजें होंगी, अगर आप उसको इस मशीन में इंसर्ट करेंगे तो वो आसानी से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। दिस मशीन आर कंप्लीटली इंडिजीनियस टू मेक इन इंडिया एंड इट हैज बीन मेड इन द सच अ वे दैट मिनिमम प्लास्टिक इज यूज, जिसके कारण एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा और ये आसानी से ब्लड, सलाइवा, हेयर और टिश्यू से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने में कैपेबल आपको देखने को मिलेगी। और आने वाले 5 सालों में इसका जो डेटा है वो पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा लोगों के लिए। ठीक है, ये तो ह्यूमन की बात हो गई। अब वाइल्ड लाइफ के लिए भी हमने डीएनए बैंक क्रिएट किया है जिससे हम अलग अलग एनिमल्स के डीएनए की भी जीनोम सिक्वेंसिंग कर सकें। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट डीएनए बैंक फॉर द वाइल्ड लाइफ इन द नॉर्थ इंडिया इज नियरिंग कंप्लीशन। तो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है और इसे इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, मतलब बरेली में स्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो ह्यूमन बैंक कहां पर है? बीएचयू में है। वहीं वाइल्ड लाइफ का जो डीएनए बैंक है वो कहां पर है? बरेली में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपांशन टनल टेस्ट फैसिलिटी। अब यहाँ पे जैसे कि हमें सुपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करनी है, हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करनी है, तो हमारे पास एक असेंबली या एक ऐसा सेटअप होना चाहिए ना जहां पर हम इन मिसाइल्स को टेस्ट कर सकें। तो इसलिए यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का काम किया गया है। आप यहाँ पे पूरा एक टनलिंग सिस्टम देख सकते हैं। आईआईटी कानपुर में है ये। कहाँ पर है ये? आईआईटी कानपुर में है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, मतलब आईआईटी कानपुर, हैज सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड एंड टेस्टेड इंडियाज फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपांशन टनल टेस्ट फैसिलिटी। इसका नाम है S2 और इसका एक और निकनेम है जिसका नाम है जिगर थंडा। ठीक है, लगभग 24 मीटर आपको ये लॉन्ग देखने को मिल जाएगा। कहां पर सेटअप किया गया है? आईआईटी कानपुर के हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंटल एरोडायनेमिक लेबोरेटरी में इसको सेटअप करने का काम किया है, जिससे आने वाले समय में जो डीआरडीओ के मिशन होते हैं, इसरो के मिशन होते हैं, तो टेस्टिंग करने में ये कैपेबल होगा।
यहाँ पर आप जो फ्लाइट टेस्ट है, मतलब कोई मिसाइल अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो 3 से लेकर 10 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड की या वेलोसिटी की मिसाइल्स वगैरह को टेस्ट यहाँ पर किया जा सकता है। क्लियर है इतनी चीजें? डन। नेक्स्ट, चाइना लॉन्च क्विनलिंग स्टेशन फॉर अंटार्कटिक साइंटिफिक स्टडी। जैसे कि हमने अभी देखा दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, इंडिया के बेस आपको देखने को मिलेंगे, वैसे ही अलग अलग देशों के भी रिसर्च स्टेशन आपको देखने को मिल जाएंगे अंटार्कटिका में। और यहाँ पे चाइना अपना 5th नंबर का रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश कर रही है जिसका नाम क्या है? क्विनलिंग फैसिलिटी। और ये क्विनलिंग फैसिलिटी रॉस सी में, यहाँ पर ये रॉस सी में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम अंटार्कटिका के बारे में बात करें तो ये एरिया वाइज 5th नंबर का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और यहाँ का जो हाईएस्ट वॉल्केनो या एक्टिव वॉल्केनो है वो है माउंट एरबुश, ठीक। नेक्स्ट है पेस मिशन। ये रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया मिशन है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म एक्चुअली एग्जाम में पूछा गया था। तो पेस का मतलब क्या होता है? प्लैंकटन, एरोसॉल, क्लाउड एंड ओशियन इकोसिस्टम मिशन, ठीक है। प्लैंकटन, एरोसॉल, क्लाउड एंड ओशियन इकोसिस्टम मिशन, ये आपका पेस मिशन है। और पेस मिशन जो है वो नासा एंड स्पेस एक्स का ज्वाइंट मिशन है। नासा एंड स्पेस एक्स का ज्वाइंट मिशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या करेगा? बेसिकली क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी स्टडी करेगा। क्लाइमेट चेंज का हमारे ओशियन पे क्या असर पड़ रहा है उसकी स्टडी करेगा, ठीक है। और ये मॉनिटर करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज को। ओशियन में आपका अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ओशियन टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसके कारण जो प्लैंकटन्स होते हैं, जो कोरल्स होते हैं, उनमें क्या इफेक्ट हो रहा है, तो इन सारी चीजों की स्टडी करेगा। और इसको स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर का नाम है बिल नेल्सन, ठीक है। डन। नेक्स्ट, अगला सिस्टम हम यहाँ पे देखेंगे, एक है रेडार सिस्टम जिसका नाम है PAR। PAR का मतलब है प्रिसीशन अप्रोच रेडार सिस्टम, ठीक है। तो एक्स हमारे जो नेवी चीफ रहे हैं आर हरि कुमार जी, उन्होंने नया डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है PAR, प्रिसीशियस अप्रोच रेडार सिस्टम, इसको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लॉन्च किया था। कहां पर? INS उत्कर्ष में। कहां पर? INS उत्कर्ष में। इसको चेन्नई की एक कंपनी ने इसको रेडी करने का काम किया है। ये क्या करेगा? जब लो विजिबिलिटी कंडीशन है, फॉग की कंडीशन है या हैवी रेनफॉल की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में ये सेफली लैंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा, ठीक। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट। कोई भी चीज इंडिया की वो भी पहली हो तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस स्पाई सैटेलाइट, मतलब जासूसी उपग्रह, स्पाई सैटेलाइट बाय TASL सेट फॉर स्पेस एक्स लॉन्च। तो यहाँ पर जैसे कि हमने रिसेंटली करंट अफेयर्स में डिस्कशन किया था कि इंडिया की जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है, लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंडिया की कौन सी है? GSAT-20 है। और GSAT-20 को अभी रिसेंटली 19th ऑफ नवंबर 2024 को हमने फाल्कन 9 या स्पेस एक्स की रॉकेट की मदद से USA से लॉन्च करने का काम किया है। हमने रिसेंटली करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स देखना शुरू नहीं किया है तो आप 9 AM पर करंट अफेयर्स देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर TASL मतलब टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत की पहली स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। और लॉन्चिंग कहां से होगी? स्पेस एक्स रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसके ऑपरेशनल को देखने के लिए, मतलब जो अभी निगरानी कर रहा है, बॉर्डर एरिया पे जो जासूसी कर रहा है, वहां से वो डेटा और इमेज को कैप्चर करेगा। तो कैप्चर करने के बाद इस डेटा को स्टोर किया जाएगा। तो ऑपरेशन के लिए जो हेड क्वार्टर बनाया जाएगा वो बेंगलुरु में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें। और यहाँ पे ये भी एग्रीमेंट साइन हुआ है कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ भी हम इस डेटा को शेयर करेंगे। नेक्स्ट है SORA, सोरा, जनरेटिव AI मॉडल। किसका है भाई? ये ओपन AI का है। ओपन AI। तो ओपन AI हैज इंट्रोड्यूस सोरा, अ न्यू जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, ठीक है। अभी क्या कर सकता है? आप जो भी बोलते हैं, लिखते हैं, मतलब टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को ये इजिली वीडियो में कन्वर्ट करने में कैपेबल है, वो भी हाई क्वालिटी वीडियोस के साथ, ठीक है। तो ये मल्टीपल कैरेक्टर में इजिली हमारे जो स्पीच होती है, हमारे जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स होते हैं, उनको वीडियो में अप टू 1 मिनट तक की वीडियो में कन्वर्ट करने में कैपेबल है। किसका है ये? ओपन AI का आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे कि आपको गूगल का देखने को मिलता है प्ले स्टोर, सभी ने देखा होगा प्ले स्टोर, ठीक है, जहां से आप डिफरेंट
गेमिंग एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह है, फेसबुक है, उसको डाउनलोड करते हैं। अगर कोई एडटेक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है तो भी आप प्ले स्टोर पे जाते हैं, राइट? तो प्ले स्टोर पे आपको अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं और प्ले स्टोर किसका है? गूगल का है। तो वैसे ही फोन पे भी अपना एक प्ले स्टोर बना रहा है, ठीक है? तो फोन पे लॉन्च इंडस ऐप स्टोर। इंडस ऐप स्टोर किसका हो जाएगा? फोन पे का हो जाएगा, जो कि गूगल और एप्पल को एक तरीके से काउंटर करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। 2 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन इंडियन ब्रांड्स के आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे मार्च 2025 तक कोई भी अगर लिस्टिंग करता है कहां पर? इंडस ऐप स्टोर में, तो उसके कोई भी चार्जेस भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको डाइवर्स ऐप पोर्टफोलियो, मतलब आपके जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, एडटेक एप्लीकेशन, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी और ये मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर आप थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे यूज करते हैं, जैसे कि अगर आपका एप्लीकेशन है और आप यहाँ पे रेजर पे, यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के लिए, इस पे भी कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं होंगे, जीरो कमीशन के साथ ये अवेलेबल होगा। तो इंडस ऐप स्टोर किसका है? फोन पे का आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है हनुमान। हनुमान सीरीज ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल या मल्टी मॉडल एआई टूल वो है जो टेक्स्ट, स्पीच, वीडियो को अलग अलग लैंग्वेजेस में जनरेट करने में कैपेबल होता है, ठीक है? तो जैसे कि चैट जीपीटी है, वैसे ही हम भारत जीपीटी पे काम कर रहे हैं। तो इन कोलैबोरेशन विद द भारत जीपीटी इकोसिस्टम लेड बाय द आईआईटी बॉम्बे, सीता महालक्ष्मी हेल्थ केयर हैज इंट्रोड्यूस हनुमान। हनुमान क्या है? हनुमान आपका एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि 22 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा, ठीक है? अभी फिलहाल में 11 इंडियन लैंग्वेजेस को एड ऑन किया गया है, फ्यूचर में और भी लैंग्वेजेस को एड ऑन किया जाएगा जो आपको टेक्स्ट, स्पीच, वीडियो, ऑडियो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगी और इसका इस्तेमाल स्पेशली 4 फील्ड में किया जाएगा। कौन कौन सी? हेल्थ केयर, गवर्नेंस, फाइनेंशियल सर्विस एंड एजुकेशन, ठीक है? तो भारत जीपीटी किसका सिस्टम है? आईआईटी बॉम्बे ने इसको डेवलप किया है, ओके है जी, विद द हेल्प ऑफ रिलायंस जियो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अमेरिका के अगले एक मिशन के बारे में। अमेरिका ओडिसियस स्पेसक्राफ्ट मेक्स फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडिंग इन हिस्ट्री। तो ओडिसियस क्या है? आपकी एक कंपनी है जो कि अमेरिका की कंपनी है और ये पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी बन गई है जिसने लूनर सरफेस पे लैंडिंग की है। तो स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है? ओडिसस, built by the Houston-based Intuitive Machines of the USA, was launched from the 5th of Feb 2024 और ये पहली आपकी कमर्शियल कंपनी या प्राइवेट कंपनी बन गई जिसने लूनर सरफेस में लैंडिंग करने का काम किया है, ठीक है? और यहाँ पे जो लैंडर मॉड्यूल है जिसने लैंडिंग की है या जो लैंडर है उसका नाम है नोवा सी। नोवा सी आपको लैंडर का नाम देखने को मिल जाएगा। डन। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट स्ट्रेंथिंग स्वच्छ भारत कैंपेन। तो स्वच्छ भारत कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कई सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो सेप्टिक टैंक के अंदर जाते हैं क्लीनिंग करने के लिए, उनको कई सारी बीमारियां हो जाती है या दम घुटने से डेथ हो जाती है, तो इसलिए इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट को हमने लॉन्च किया है जिसका नाम है होमोसेप एटम। क्या नाम है इसका? होमोसेप एटम आपको देखने को मिल जाएगा। और इसको रेडी किसने किया है? मैन्युफैक्चर किसने किया है? तो आईआईटी मद्रास का एक इंक्यूबेशन है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, आईआईटी मद्रास, इसने इसे रेडी करने का काम किया है। अब यहाँ पे 4 गगनवीर के नाम हैं जिनमें से 2 लोगों के नाम सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, जिनको गगनयान मिशन में मतलब स्पेस में भेजा जाएगा, जिनकी ट्रेनिंग रशिया से हुई है, ठीक है? तो इंडिया अनाउंस द नेम ऑफ 4 इंडियन पायलट फॉर द गगनयान मिशन। तो वो चारों के चारों, भले ही 2 लोगों को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है जिनमें से एक को हम स्पेस में भेजने वाले हैं, लेकिन हमें नाम एक बार के लिए चारों के पता होने चाहिए। तो यहाँ पे 4 हमारे पायलट्स हैं जिनको हमने सिलेक्ट किया था फॉर गगनयान मिशन। कौन कौन है? ग्रुप कैप्टन प्रशांता बालकृष्णन नायर, फिर ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये 4 हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनको रशिया से ट्रेन किया गया था, जिसके बाद ये गगनयान मिशन के लिए भेजे जाएंगे। गगनयान मिशन, ठीक है, इसको हम अपने अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर की हाइट पर भेजेंगे, ठीक है? जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसी तरीके से हमारा गगनयान मिशन की फ्लाइट होगी जिसमें हमारे क्रू मेंबर्स होंगे जो कि स्पेस में जाएंगे, 3 दिनों तक रहेंगे, 3 दिनों के बाद उनको वापस अर्थ में लाया जाएगा।
ठीक है, पहली बार गगनयान मिशन को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2018 में लॉन्च अनाउंस किया था और 2025 में इसको हम लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा अपने देश का खुद का हम अपना एक स्पेस स्टेशन, अपना एक अंतरिक्ष यान या फिर स्पेस स्टेशन भी हम बनाएंगे, कब तक? 2035 तक। ठीक है, इतनी चीजें। अच्छा, ये जो गगनयान मिशन है इसको हम जीएसएलवी मार्क 3 हमारा जो व्हीकल है जिसको हम LVM-3 के नाम से भी जानते हैं, इसके मदद से इसे लॉन्च किया जाएगा। डन इतनी चीजें। चलिए, नेक्स्ट है सर्वनंदा सोनोवाल। सर्वनंदा सोनोवाल जी ने इंडिया का पहला मेड इन इंडिया ASTDS टग को लॉन्च किया है। ठीक है, टग क्या होते हैं? तो हमारे जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो पोर्ट्स होते हैं, उसमें जो शिप्स होती हैं उनको पुल या पुश करने का जो काम करते हैं उन्हें हम टग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वनंदा सोनोवाल जी ने यहाँ पर वर्चुअली 60 टन बोलार्ड पोल टग को लॉन्च किया है जिसका नाम है ओशियन ग्रेस। तो ओशियन ग्रेस क्या है? एक टग है। इसको तैयार किसने किया है? इसको तैयार किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने, और ये मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी से तैयार हुआ है जिसकी कॉस्टिंग 45 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमारे पोर्ट्स पे जो टग यूज हो रहे हैं वो 50% हमें उन्हें क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है इनटू द ग्रीन टग बाय द एंड ऑफ 2030। नेक्स्ट है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ने अभी रिसेंटली 10,000 जीनोम की सीक्वेंसिंग कर ली है। ठीक है, इसका पर्पस क्या था? एक जेनेटिक मैप, हमारे जो पॉपुलेशन है उसका जेनेटिक मैप रेडी करना इसका पर्पस था। 2020 में हमने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी जिसकी नोडल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हमने अलग अलग लोगों का अलग अलग देश में, मतलब अलग अलग कंट्री के एरिया में जाके लोगों का जीनोम मतलब जीन्स लिए और उनकी सीक्वेंसिंग करने का हमने यहाँ पे काम किया है। ये जो डेटा है ये कहाँ पर स्टोर होगा? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर फरीदाबाद हरियाणा में इस डेटा को स्टोर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया इन स्पेस इनोग्रेट सैटेलाइट एंड पेलोड टेक्निकल सेंटर इन अहमदाबाद। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह जी ने इनोग्रेट किया है टेक्निकल सेंटर अहमदाबाद में। अभी टेक्निकल सेंटर जो है वो क्या करेगा? यहाँ पर इसरो के या इन स्पेस के जो डिफरेंट मिशंस होते हैं, जो सैटेलाइट और पेलोड्स होते हैं, उनकी बेसिकली टेस्टिंग वगैरह की जाएगी। तो एक तरीके से टेक्निकल सेंटर है जो अहमदाबाद में स्टेब्लिश किया गया है। अगर हम इन स्पेस के बारे में बात करें तो इन स्पेस एक कमर्शियल आर्म है इसरो की। कमर्शियल आर्म आपको इसरो की देखने को मिलेगी इन स्पेस। इसका मतलब है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में ही है। नेक्स्ट बात करेंगे कलपक्कम तमिलनाडु के रिएक्टर के बारे में। सो इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम तमिलनाडु। अब यहाँ पे जब हम रिएक्टर्स की बात करते हैं तो रिएक्टर की कई सारे फेजेस होते हैं, कई सारी स्टेप होती हैं। पहली स्टेज, फिर दूसरी स्टेज, है ना। दूसरी स्टेज में हम जो कोर होता है ना, जो कोर होता है उसको बिल्ड करते हैं। तो दूसरी स्टेज हमने सक्सेसफुली अचीव कर ली है। सो पीएम मोदी विटनेस commencement of the core landing at India's first indigenous prototype fast breeder reactor at Kalpakkam, तमिलनाडु। इसके कोर को रिसेंटली फंक्शन में लाया गया है। गवर्नमेंट ने कलपक्कम तमिलनाडु के रिएक्टर के लिए अप्रूवल 2003 में दिया था और इसको तैयार कौन कर रहा है? भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट करने का काम कर रही है। जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो रशिया के बाद इंडिया सेकेंड कंट्री होगी जिसके पास अपना ऑपरेशनल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा। अभी तक सिर्फ रशिया के पास ही फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। इसमें यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स ऑक्साइड एज अ फ्यूल यूज किया जाएगा और कूलेंट के लिए हम इसमें सोडियम का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, लिक्विड सोडियम का। इसकी कैपेसिटी 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम देखें न्यूक्लियर पावर के मामले में, फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स इलेक्ट्रिसिटी का न्यूक्लियर पावर आपको देखने को मिलेगा और देश का पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया गया था वो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन था। ठीक है, 1969 में इसको कमीशन करने का काम किया गया था। इज दैट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है पोएम 3 मिशन। अब ये पोएम क्या है इस पे भी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात, ये इसरो का मिशन है। ठीक है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज अचीव अनदर माइलस्टोन। क्या माइलस्टोन अचीव हमने किया है? हमने यहाँ पे सक्सेसफुली री एंट्री कराई है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 मतलब पोएम 3 की।
ठीक है, हमारा यहाँ पे टारगेट है कि हमें स्पेस को डेब्री फ्री बनाना है, मतलब कोई भी कचरा ना हो, मतलब जो वर्किंग सैटेलाइट्स नहीं है या ऐसे जो भी इक्विपमेंट्स हैं जो पड़े हुए हैं स्पेस में, उनको नष्ट करना है या उनको वापस अर्थ पर लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएम 3 मतलब पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 था, उसको हमने री एंट्री कराई थी, मतलब स्पेस में भेजा और उसके बाद हमने अर्थ एटमॉस्फेयर में इसकी री एंट्री कराई थी। ठीक है, जिससे हम अपने टारगेट को पूरा कर पाए, स्पेस को डेब्री फ्री बना पाए। ठीक, ये आपको पोएम 3 मिशन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इसरो का एक और प्रोग्राम होता है जिसका नाम है स्टार्ट। स्टार्ट प्रोग्राम किसका है? इसरो का है। स्टार्ट का मतलब है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ठीक है, हर साल ये प्रोग्राम अप्रैल मई के मंथ में इसरो के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है साइंस की फील्ड में, तो उनके लिए ये प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसरो इसमें यंग साइंटिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहता है कि आप स्पेस को भी, स्पेस टेक्नोलॉजी के डायरेक्शन में अपने प्रोफेशन को बिल्ड कर सकते हैं। इसरो का फॉर्मेशन 1969 में हुआ था बेंगलुरु में। फाउंडर का नाम है विक्रम साराभाई। चलिए अब बात करेंगे डोर्नियर एयरक्राफ्ट के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा कि फिलीपींस जो है वो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद रहा है, वैसे ही डोर्नियर एयरक्राफ्ट को कौन खरीद रहा है? आंसर हो जाएगा गुआना। गुआना जो है वो डोर्नियर एयरक्राफ्ट को परचेज करने का काम कर रहा है। इसके लिए अब पैसे तो लगेंगे, कितना पैसा चाहिए है? 23.27 मिलियन डॉलर चाहिए है। तो इसके लिए इन्होंने एग्जिम बैंक से लोन लिया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया से गुआना ने लोन लिया है और इसके अंदर 228 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को परचेस या प्रक्योर करने का काम करेगा। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने रेडी करने का काम किया है। ठीक है, ये पहली डील है जो कोई कैरेबियन कंट्री हमारे साथ डील कर रही है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करेंगे गुआना के बारे में तो आप इस मैप में देख सकते हैं, आपको यहाँ पर साउथ अमेरिका में कैरेबियन कंट्री या कैरेबियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए कंट्री देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जॉर्ज टाउन इसकी कैपिटल है। गुआनीज डॉलर यहाँ पे करेंसी आपको देखने को मिलेगी एंड मोहम्मद इरफान अली प्रेसिडेंट मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आई नो सेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट आप इसको दो पार्ट्स पे देखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है लास्ट 10 मंथ की वो भी सभी इंपॉर्टेंट साइंस की न्यूज हमें कवर करनी है। सभी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हमें कवर करने हैं, तो यस थोड़ा सा तो लेंदी हो सकता है। तो ड्रोन मैन्युफैक्चरर गरुण एरोस्पेस लॉन्च अ बॉर्डर पेट्रोल सर्विलांस ड्रोन त्रिशूल। तो त्रिशूल क्या है? तो सबसे पहली बात तो त्रिशूल एक ड्रोन है। कैसा ड्रोन है? जो बॉर्डर एरिया पे सर्वेलांस करने का काम करेगा। ठीक है, बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग करने का काम करेगा। कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, कोई मूवमेंट होता है, लोगों का आना जाना होता है, तो उसको डिटेक्ट करने का काम ये करेगा। ठीक है, इतनी चीजें। इसके अलावा कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट होता है तो उसके बारे में अलर्ट इशू करने का काम भी ये करेगा। इसे बनाया किसने है? इसे बनाया है गरुण एरोस्पेस ने। तो गरुण एरोस्पेस जो है वो 2015 में बनी थी और चेन्नई बेस्ड आपको एक स्पेस स्टार्टअप कंपनी देखने को मिलेगी, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी के आपको मेजोरिटी स्टेक्स भी देखने को मिलेंगे और इसके एम्बेसडर भी आपको कौन देखने को मिलेंगे? महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए नई नई टेक्नोलॉजी आते जा रही है ना। हर समय नया ड्रोन आ रहा है, नई गन्स आ रही हैं, राइफल्स आ रही हैं, तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए कोई टेक्निकल ग्लिच होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक टेक्निकल टीम की रिक्वायरमेंट तो होगी। तो एक नई टेक्निकल टीम को स्टैब्लिश किया गया है बाय द इंडियन आर्मी, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो इंडियन आर्मीज न्यू टेक यूनिट स्टैक। क्या नाम है इसका? स्टैक। तो इंडियन आर्मी ने एक नई यूनिट सेटअप की है जिसका नाम है स्टैक। स्टैक का मतलब है सिग्नल टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड एडॉप्शन ग्रुप। ठीक है, इसका पर्पस क्या होगा? तो जो नई टेक्नोलॉजी है उनकी स्टडी करना और उनको एडॉप्ट करने में मदद करना। मतलब ये लोग 6G 5G टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे और नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में आर्मी की मदद करेंगे। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री। अब यहाँ पे बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री का क्या मतलब होता है? देखिएगा, दिन के समय में डे टाइम पे हमारे पास सोलर एनर्जी प्रेजेंट होती है, सोलर लाइट या सन की रोशनी अवेलेबल होती है और सन की लाइट जब आपके सोलर ग्रिड पे आती है तो सोलर ग्रिड की मदद से हम क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दिन के समय का तो कार्यक्रम हो गया, लेकिन जब हमें इवनिंग के समय पे या रात के समय पे लाइट की रिक्वायरमेंट है तो क्यों ना हम ये जो सरप्लस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसको हम स्टोर कर लें।
तो इसको स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया है, जो कि इंडिया की पहली है। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसने इसको रेडी किया है? तो गुड इनफ एनर्जी ने इसे रेडी किया है। गुड इनफ एनर्जी ने इसे रेडी करने का काम किया है। ठीक है, जिससे हमारा 5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर ईयर कम हो जाएगा। हमारा टारगेट है कि हमें नेट कार्बन एमिशन जीरो करना है 2070 तक। ठीक है, अभी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट गुड इनफ कंपनी ने किया है वो 1.5 बिलियन रुपीस का है, और आने वाले समय में और भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट है, अब एक एस्ट्रॉइड का नाम रखा गया है, किसके नाम पे? प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पे। ठीक है, किसने रखा है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने यहाँ पे प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक एस्ट्रॉइड का नाम रखा है हमारे सोलर सिस्टम में। अच्छा, यहाँ पर ये जो प्रोफेसर है जयंत मूर्ति, ये कौन है? तो आपने सुना होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के फॉर्मर या और एक्टिंग डायरेक्टर रह चुके हैं 2018 से लेकर 2019 के बीच में, और 2021 में इनका रिटायरमेंट हुआ था। इसलिए उनके नाम पे उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक एस्ट्रॉइड का नाम प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पे रखा है। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का फॉर्मेशन 1919 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका पेरिस, फ्रांस में आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये पहली बार नहीं है, इसके पहले अगर आप देखेंगे तो पहले इंडियन म्यूजिशियन, पहले इंडियन संगीतकार जिनके नाम पे एक एस्ट्रॉइड का नाम रखा था, वो है पंडित जसराज। ठीक है, पंडित जसराज। नेक्स्ट बात करेंगे मीथेन सेट। नाम से समझ में आ रहा है मीथेन सैटेलाइट, और ये क्या करेगी कि कहां पर कितना ज्यादा मीथेन गैस रिलीज हो रही है उसको ऑब्जर्व करेगी, और उन कंपनीज को कहेगी कि आप मीथेन गैस का एमिशन कम करो, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग को हम कम कर सकें। तो मीथेन सेट सैटेलाइट जो है उसको स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया है। ये मीथेन इमिशन कितना हो रहा है पूरे वर्ल्ड में उसको डिटेक्ट करने का काम करेगी। ठीक है, डिटेक्ट करने के बाद ये रिसर्च करने के बाद डेटा को पब्लिक डोमेन में पब्लिश करेगी कि किस कंपनी से कितना एमिशन हो रहा है और उस कंपनी को क्या यहाँ पे मेजर्स लेने चाहिए। इसको किसने डेवलप किया है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी एंड न्यूजीलैंड स्पेस एजेंसी ने मिलकर इसको तैयार करने का काम किया है। ठीक है, इतनी चीजें। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी इंडक्ट फर्स्ट अपाचे 451 एविएशन स्क्वाड्रन। अब यहाँ पे अपाचे स्क्वाड्रन रेडी किया गया है और इंडिया की जो इंडियन आर्मी है उसमें इंडक्ट करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, इंडियन आर्मी हैज रेज्ड इट्स फर्स्ट स्क्वाड्रन 451 एविएशन स्क्वाड्रन to operate the newly acquired AH-64E Apache अटैक हेलीकॉप्टर, और इसे कहां पे बनाया जाएगा? जोधपुर में से कमीशन करने का काम किया जाएगा। अब इंडियन आर्मी ने बोइंग जो कंपनी है, बोइंग कंपनी के साथ हमने $800 मिलियन की डील की थी। कब? फरवरी 2020 में। और इस डील में हमने कहा था कि हमें 6 अपाचे हेलीकॉप्टर चाहिए, साथ ही साथ आप 6 पायलट को ट्रेनिंग भी करोगे और 24 टेक्नीशियन को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे। इस तरीके से पूरी डील बोइंग कंपनी के साथ हुई थी। ठीक है, तो पहली अपाचे स्क्वाड्रन हम जोधपुर में डिप्लॉय करेंगे। नेक्स्ट है मिशन दिव्य अस्त्र। अब ये क्या चीज है देख लेते हैं हम यहाँ पर। हम सभी लोगों को एपीजे अब्दुल कलाम जी के जो मिसाइल प्रोग्राम उसके बारे में पता होगा। मिसाइल प्रोग्राम के अंदर हमें 5 मिसाइल्स डेवलप करनी थी, उनमें से एक मिसाइल है अग्नि, और अग्नि के नए नए वर्जन्स को हम लॉन्च करते रहते हैं, और अभी हम बात कर रहे हैं अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट of the indigenously developed Agni 5 missile with multiple independently targetable re-entry vehicle। मतलब एक ही समय पे ये मल्टीपल टारगेट्स को हिट करने में कैपेबल है। मतलब यहाँ पर MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अग्नि मिसाइल एक लॉन्ग रेंज आपको मिसाइल देखने को मिलेगी, और कैसी मिसाइल है ये? सरफेस टू सरफेस, मतलब सतह से सतह पे मात करने वाली सरफेस टू सरफेस आपको बैलिस्टिक मिसाइल देखने को मिलेगी, अग्नि मिसाइल, जिसकी रेंज आपको 5000 किलोमीटर की देखने को मिल जाएगी। इसको डीआरडीओ ने डेवलप करने का काम किया है। ठीक है, डीआरडीओ ने डेवलप करने का काम किया है, और इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 24 टाइम्स आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगी। एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। ओके जी, तो अग्नि 5 के बारे में आपको पता रहना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसी अग्नि 5 मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम इवेंट को ही मिशन दिव्य अस्त्र का नाम दिया है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है सखी ऐप।
अब सखी ऐप किसने बनाया है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने सखी एप्लीकेशन को बनाया है। अब ये क्या एप्लीकेशन है? तो सिंपल सी बात है, जब हम गगनयान मिशन को लॉन्च करेंगे, उसमें अपने क्रू मेंबर्स को हम 400 किलोमीटर की हाइट पर भेजेंगे, तो उनकी हेल्थ को मॉनिटर करना, उनकी डाइट को मॉनिटर करना, कोई इमरजेंसी आ गई तो उनके साथ कम्युनिकेट करना, तो उसके लिए सखी एप्लीकेशन को बनाया गया है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड इसरो फैसिलिटी एट थुम्बा has developed a multi-purpose Sakhi application that will help astronaut on Gaganyaan space flight mission. ठीक है, सखी का मतलब है स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर द क्रू इंटरेक्शन। ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो कनेक्टिविटी और हेल्थ मॉनिटर करने के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है पुष्पक। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारे रामायण के बारे में, तो रामायण में आप लोगों ने पुष्पक विमान देखा होगा। रावण आता है, सीता जी को ले जाता है पुष्पक विमान से। तो उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे पुष्पक आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है। मतलब एक बार आप स्पेस में इसको भेजोगे, वापस लाओगे और वापस से इसको भेज सकते हो, रियूज कर सकते हो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ पुष्पक रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल का। अब इसमें क्या हुआ था, एक हेलीकॉप्टर की मदद से हमने क्या किया था, 1 सेकेंड, हाँ, हमने एक हेलीकॉप्टर की मदद से इसको 4.5 किलोमीटर की हाइट पर ले गए थे, वहां से इसे ड्रॉप कर दिया और सेफ इसकी लैंडिंग हमने कराई थी। क्लियर है? चलिए, अभी हमने बात की थी अग्नि 5 के बारे में, नाउ बात करते हैं अग्नि प्राइम के बारे में। तो यहाँ पर डीआरडीओ ने रिसेंटली अग्नि प्राइम की फ्लाइट को कंडक्ट किया था, टेस्टिंग की थी, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कहाँ से? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, ओडिशा कोस्ट में। अग्नि प्राइम जो है वो मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज आपको 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अग्नि 4 और अग्नि 5 का एक एडवांस वर्जन आपको अग्नि प्राइम देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारी जो पहले अग्नि सीरीज है उससे काफी लाइटर आपको ये वर्जन देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम एपीजे अब्दुल कलाम जी का प्रोग्राम है, जिसको 1960 में स्टैब्लिश किया गया था, स्टार्ट किया गया था, जिसमें हमारा काम था कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनना है मिसाइल टेक्नोलॉजी में। इसलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और इन्होंने कहा था कि हम 5 मिसाइल सिस्टम को डेवलप करेंगे, जिसका नाम है पटना। पटना का मतलब है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। ठीक है, चलिए, अब ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था आपके सेबी के एग्जाम में। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर डब्ल्यूएचओ ने अपने असिस्टेंट के लिए कौन सा एआई टूल या एआई चैटबॉट या रोबोट को डेवलप किया है, तो उसका नाम है सरा। ठीक है, तो सरा स्टैंड फॉर स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। यहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने इसको अनवील करने का काम किया है, क्योंकि राइट टू हेल्थ सभी का फंडामेंटल राइट है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए है अबाउट द मेंटल हेल्थ, हमारी हैबिट कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे डाइट लेना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर 8 अलग अलग लैंग्वेजेस में आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं और ये आपको आंसर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है EVI, द वर्ल्ड फर्स्ट कन्वर्सेशनल एआई विद इमोशनल इंटेलिजेंस। अभी तक जैसा कि आपने रोबोट मूवी देखी थी, आई थी ना रोबोट मूवी, जिसमें ऐश्वर्या राय जी और रजनीकांत जी थे। तो उसमें पहले जो आपका रोबोट था उसमें कोई इमोशंस नहीं थे, फिर हमने क्या किया, बाद में रोबोट में इमोशंस डाले थे। तो वैसे ही यहाँ पर एक रोबोट रेडी किया गया है। किसने? ह्यूम, अ प्रोमिनेंट रिसर्च लैब एंड द टेक फर्म, जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड आपको एक फर्म देखने को मिलेगी। इन्होंने ईवीआई मतलब इम्पैथिक वॉइस इंटरफेस को रेडी किया है, जो कि पहला कन्वर्सेशनल एआई असिस्टेंट देखने को मिलेगा विद इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो आप जिस टोन में बात कर रहे हैं, आपका जो इमोशनल बिहेवियर है, उस सबको वो ये आइडेंटिफाई कर सकता है। नेक्स्ट है प्रत्यूष। प्रत्यूष क्या है? प्रत्यूष एक टेलीस्कोप है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर आर लुकिंग फॉरवर्ड टू पोस्टिंग हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप ऑन द मून। अब चंद्रमा पे हम टेलीस्कोप को रखने वाले हैं, मतलब जो आर्टेमिस मिशन भेजेगा नासा, तो उसमें कुछ टेलीस्कोप को भी भेजेगा, और एक टेलीस्कोप जाएगा जिसका नाम है प्रत्यूष, और प्रत्यूष को इंडिया डेवलप कर रहा है। ठीक है, जिसको हम कहां पर भेजेंगे? चंद्रमा की सरफेस पे भेजेंगे। ठीक है, प्रत्यूष का मतलब है प्रोविंग रीआयोनाइजेशन ऑफ यूनिवर्स यूजिंग द सिग्नल फ्रॉम द हाइड्रोजन। ये प्रत्यूष का फुल फॉर्म देखने को मिलेगा। इसको मून की फार साइड पे लगाया जाएगा, और इसको बिल्ड कौन कर रहा है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु इसको बिल्ड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ, विद द कोलैबोरेशन ऑफ इसरो। ठीक है, इसको कहां पर भेजा जाएगा? चंद्रमा की सरफेस पे भेजा जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया की पहली जीन थेरेपी फॉर द कैंसर लॉन्च।
तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इंडिया की पहली होम ग्राउंड जीन थेरेपी को लॉन्च किया है फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट। कहां से लॉन्च किया गया है इसको? आईआईटी बॉम्बे से इसको लॉन्च किया गया है, जिसे हमने CAR टी सेल थेरेपी का नाम दिया है। किसी भी प्रकार के स्पेशली जो ब्रेस्ट कैंसर वगैरह होते हैं उसको अर्ली डिटेक्शन करने के लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है। The first CAR T cell therapy was developed through the collaboration between the IIT Bombay and Tata Memorial Hospital। ठीक है, और पार्टनर कौन था इसका? इम्यूनो ACT आपको इसका पार्टनर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर साइन $100 million डील विद एयरबस अटलांटिक फॉर द कंपोनेंट प्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है देखेंगे। अब एयरबस के कई सारे क्राफ्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। हमारे देश में भी हम एयरक्राफ्ट को जो कि एयरबस ने डेवलप किए वो यूज करते हैं। अब इनको कई सारे कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा? महिंद्रा करेगा। ठीक है, तो महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर अनाउंस इट हैज साइन अ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट जिसकी टोटल कॉस्टिंग $100 million का एक कॉन्ट्रैक्ट है, और एक कॉन्ट्रैक्ट एयरबस अटलांटिक के साथ साइन किया गया है। ठीक है, और ये क्या करेगा? मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी करेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेटेलिक कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है एयरबस के कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए, जैसे कि A320 फैमिली की जो प्लेन्स है उसमें जो डिफरेंट हमें मेटेलिक कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करेगा? महिंद्रा एरोस्पेस करेगा। इसके लिए $100 million की डील साइन हुई है। अब रोमानिया ने वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेजर अनवील किया है। ठीक है, यहां पर एक नोबेल प्राइज विनर रहे हैं जिनका नाम क्या है? जिरार्ड माउरोरो एंड डोना स्टिकलैंड। ठीक है, जिरार्ड माउरू एंड डोना स्टिकलैंड जो कि नोबेल प्राइज विजेता रहे हैं, फिजिक्स की फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला है, और इन्होंने वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेजर बनाया है जिसको रोमानिया में अनवील करने का काम किया है। और ये जो लेजर तैयार किया गया है उसको एक फ्रेंच कंपनी है जिसका नाम है थेल्स, वो ऑपरेट करेगी, और हेल्थ केयर सेक्टर में इस लेजर का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। टाटा लॉन्च इंडिया फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो यहाँ पर इंडिया का पहला ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, वो भी किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। तो इंडिया का ये पहला प्राइवेट सेक्टर बिल्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा जिसका नाम है TSAT-1A। और इसको कौन लॉन्च कर रहा है? इसको लॉन्च किया जा रहा है स्पेस एक्स की मदद से। ठीक है, इसको तैयार किसने किया? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने इसको तैयार करने का काम यहाँ पर किया है। इसकी लॉन्चिंग स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से फ्लोरिडा यूएसए से की जाएगी। बेसिकली ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो अर्थ की ऑर्बिट से अर्थ की पिक्चर्स को क्लिक करके अर्थ स्टेशन पे भेजने का काम करेगा। ठीक, नेक्स्ट है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल MRI स्कैन फर्स्ट इमेज ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब यहाँ पे दुनिया का सबसे पावरफुल स्कैनर MRI बनाया गया है, मशीन को बनाया गया है। MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि मेडिकल डिवाइस में बॉडी को स्कैनिंग करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड रेडियो वेव की मदद से तैयार की जाती है, जिससे हम अपनी ब्रेन, मसल्स, बोन्स, उन सब की पूरी स्कैनिंग करके उसकी पिक्चर या इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंच रिसर्चर्स ने वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल MRI मशीन को क्रिएट किया है ब्रेन की प्रॉपर स्कैनिंग करने के लिए। ठीक है, बहुत पहले ही इन्होंने इस स्कैनर को रेडी कर लिया था 2021 में, लेकिन फाइनली इसको अप्रूवल मिल गया है फॉर द हॉस्पिटल पर्पस, फॉर द साइंटिफिक पर्पस। दैट्स व्हाई ये आपको न्यूज में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा स्कैनिंग करने के लिए 11.7 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड को ये जनरेट करेगा। ठीक है, इतनी चीजें। नेक्स्ट, इंडिया रिसीव फ्रेश बैच ऑफ इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम किस कंट्री का है? तो आंसर है रशिया, जिसको इंडिया ने प्रोक्योर करने का काम किया है, जिसको हम LAC मतलब यहाँ पे इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है वहां पर इसे डिप्लॉय करने का काम करेंगे। तो इंडियन आर्मी को 100 पोर्टेबल इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुके हैं, जिसको चाइना और पाकिस्तान की बॉर्डर में डिप्लॉय करने का काम किया जाएगा। इसका पहला बैच हमें रिसीव हुआ है फ्रॉम द रशिया, और जो एग्जिस्टिंग इग्ला 1M सिस्टम को हम यूज कर रहे थे उसको ही रिप्लेस किया जाएगा बाय द इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट है, जैसे कि कुछ समय पहले एग्जाम में आयरन डोम टेक्नोलॉजी पूछा गया था, तो अब आपसे सी डोम टेक्नोलॉजी भी पूछी जा सकती है। इजराइल की टेक्नोलॉजी आपने सुनी होगी, इनके पास है आयरन डोम टेक्नोलॉजी। ये आयरन डोम क्या करता है? पूरे के पूरे इजराइल को एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपने इस सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया है,
ये इसका एक रेडियस होगा, इस रेडियस में कोई भी इसको अगर मिसाइल वगैरह दिखती है, ड्रोन वगैरह दिखता है, तो वो उसको अटैक करके डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। ये आपका आयरन डोम सिस्टम है। अगर हम इसी आयरन डोम सिस्टम को किसी शिप पे लॉन्च कर दे इस शिप की प्रोटेक्शन के लिए, तो इसका नाम क्या रखा गया है? सी डोम रखा गया है। तो इजराइल फॉर द फर्स्ट टाइम डिप्लॉय इट्स शिप माउंटेड डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है सी डोम। ठीक है, सिमिलर टू द आयरन डोम, उसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। शिप के पास जो भी रॉकेट या मिसाइल आती है उनको अटैक करके डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। आयरन डोम विच वाज एक्टिवेटेड इन 2011, आयरन डोम को 2011 में एक्टिवेट किया गया था, जबकि सी डोम को अनवील किया गया था 2014 में, और सी डोम टेक्नोलॉजी को 2022 से ऑपरेशन में लाया गया है बाय द इजराइल। ठीक है, अगले पर्सन का नाम इंपॉर्टेंट है, इनका नाम एग्जाम में बन सकता है, गोपीचंद, गोपीचंद तोताकुरा, सेड टू बी द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। अब यहाँ पर देखिएगा एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन कंपनी। ठीक है, ब्लू ओरिजिन रिसेंटली आईबीपीएस के एग्जाम में पूछा गया था ब्लू ओरिजिन से क्वेश्चन। तो ब्लू ओरिजिन कंपनी के फाउंडर कौन है? इस कंपनी के फाउंडर आपको जेफ बेजोस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये क्या करते हैं? प्राइवेट एयरक्राफ्ट को लॉन्च करते हैं स्पेस में, लोगों को एज अ टूरिज्म पर्पस या टूरिस्ट पर्पस के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो ब्लू ओरिजिन कंपनी का एक मिशन है जिसका नाम है सेफर्ट, सेफर्ट 25 मिशन। क्या मिशन का नाम है? सेफर्ट 25 मिशन आपको देखने को मिलेगा ब्लू ओरिजिन कंपनी का। तो जेफ बेजोस लेड स्पेस स्टार्टअप ब्लू ओरिजिन रिवील्ड the 6-person crew that will be flying on its new Safford 25 मिशन ऑलरेडी गए थे और लौटकर भी आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि पुरानी न्यूज है, हम तो रिवीजन कर रहे हैं। तो हमारे जो पहले इंडियन टूरिस्ट, वो भी स्पेस टूरिस्ट कौन बन गए हैं? गोपीचंद तोताकुरा बन गए हैं। साथ ही साथ सेकेंड इंडियन पर्सन है जो स्पेस में गए हैं। इसके पहले केवल राकेश शर्मा जी 1984 में स्पेस में गए थे। ठीक है, डन। नेक्स्ट, जापानीज एस्ट्रोनॉट टू बी फर्स्ट नॉन अमेरिकन टू सेट फुट ऑन द मून। अभी तक केवल कुछ अमेरिकन हैं, जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने चंद्रमा के सरफेस पे लैंडिंग की थी। अब यहाँ पे जो आर्टिमीज मिशन है, नासा का जो अपकमिंग आर्टिमीज मिशन है, उसमें जो क्रू मेंबर्स भेजे जा रहे हैं चंद्रमा की सरफेस में, उनमें से एक क्रू मेंबर आपको जापान का देखने को मिल जाएगा। मतलब ये पहले नॉन अमेरिकन बन जाएंगे जो कि चंद्रमा की सरफेस पे लैंड करेंगे। तो a Japanese astronaut will become the first non-American to set foot on the moon during one of the NASA upcoming Artemis mission. ठीक है, इतनी चीज है। इसके पहले अपोलो जो मिशन गया था उसमें केवल अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ने ही मून की सरफेस पे लैंडिंग करने का काम किया था। ये जो आर्टेमिस 3 मिशन है इसको 2026 में लॉन्च करने का काम किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। इसके अलावा चाइना भी अपना मिशन रेडी कर रहा है कि चाइना भी लूनर सरफेस पे अपने एस्ट्रोनॉट को भेजेगा बाय द 2030। और जापान जो है वो 5वें नंबर की कंट्री है जिसने चंद्रमा की सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग की है अपने मिशन फ्लिम से। हमने प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इंडियाज फर्स्ट स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट। अब यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने रिसेंटली इंडिया का पहला स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट मतलब गेल की यूनिट को स्टैब्लिश किया है। कहां पर? बिजाईपुर कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में। ठीक है, इससे हमारा काम क्या होगा? इसमें हम बेसिकली नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो होती है उसमें आपको जो नेचुरल गैसेस होती है वो लिक्विड स्टेट में देखने को मिलती है -162 डिग्री सेल्सियस पे। इनको इजिली स्टोर किया जा सकता है एंड ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्पेस। अब स्पेस क्या है जरा देख लेते हैं। स्टेट ऑफ आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन, ये आपका स्पेस है। रिसेंटली डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने इसको इडुक्की केरला से लॉन्च किया है। आप लोग ने सोनार सिस्टम के बारे में सुना होगा। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी सबमरीन्स होती हैं या शिप्स होती हैं, अंडर वाटर शिप्स वगैरह या कोई रॉक वगैरह है, उनको हम उसके डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सोनार वेव्स या सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये उसी टेस्टिंग के पर्पस के लिए रेडी किया गया है। तो नेवल फिजिकल एंड ओशिनोग्राफी लेबोरेटरी ऑफ डीआरडीओ ने स्पेस को सेटअप करने का काम किया है, जो कि लगभग 100 मीटर बिलो द सी लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। पहले जो पर्सन जिन्होंने सोनार के कॉन्सेप्ट को यूज किया था शिप्स में, उनका नाम था लियोनार्डो दा विंची। इन्होंने 1490 में पहली बार सोनार के कॉन्सेप्ट को शिप्स में यूज करने का काम किया था।
नेक्स्ट आता है ड्रैगन फ्लाई मिशन। तो ड्रैगन फ्लाई मिशन किसका है? आंसर हो जाएगा ये आपको नासा का मिशन देखने को मिल जाएगा। कहां पर जाएगा? ये सैटर्न पे, सनी पर जाएगा। ठीक है, तो नासा कंफर्म ड्रैगन फ्लाई rotorcraft mission to Saturn organic compound rich moon Titan with budget of $3.35 billion and launch date set up for July 2028। तो जुलाई 2028 में टाइटन जो कि सैटर्न का एक चंद्रमा है उस पे नासा अपना एक मिशन भेजेगा जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई मिशन। ड्रैगन फ्लाई मिशन यहाँ पे जो टाइटन की सरफेस है उसकी स्टडी करने का काम करेगा। टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा चंद्रमा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें डन। नेक्स्ट, IIT गुवाहाटी डेवलप इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट। अभी कुछ समय पहले हमारे देश में इलेक्शंस हुए थे। अब यहाँ पे कई सारे यंग वोटर्स होते हैं जो पहली बार वोट करते हैं, या जो पुराने लोग हैं जो हमेशा वो बैलेट पेपर से वोटिंग करते थे लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी है। तो कैसे फैमिलियर बनाना है जिससे हम वोटर काउंट इंक्रीज कर सकें। तो यूथ को और आपके सीनियर सिटीजन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे IIT गुवाहाटी ने एक इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को स्टैब्लिश किया था, तैयार करने का काम किया था। क्लियर है? तो 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट किसने बनाई थी? आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी ने बनाई थी। नेक्स्ट है DRDO ने बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। ठीक है, तो DRDO हैज डेवलप्ड द लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट इन इंडिया। कहां पर इसको डेवलप किया गया है? कानपुर में। तो जैकेट डिजाइन बाय डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कानपुर। यहाँ पे 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगा और इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी चंडीगढ़ में की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे चाइना के मिशन के बारे में जिसका नाम क्या है? सेंजाओ 18 मिशन। तो सेंजाओ 18 मिशन, जैसे कि हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, वैसे ही चाइना का अपना एक स्पेस स्टेशन है। चाइना के स्पेस स्टेशन का नाम है टियानगोंग स्पेस स्टेशन। ठीक है, इतनी चीजें। तो चाइना ने सेंजाओ 18 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था जिसमें 3 क्रू मेंबर्स को भेजा गया था। कहाँ पे? तियांगोंग स्पेस स्टेशन में। ठीक है, इसके अलावा चाइना का प्लान है कि वो लूनर सरफेस पे भी लैंडिंग कराएगा बाय द 2030। क्लियर? इसको चाइना के लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। ये जो क्रू मेंबर्स हैं ये बेसिकली क्या करेंगे? डिफरेंट साइंटिफिक टेस्ट एंड रिसर्च वर्क करने का काम करेंगे। नेक्स्ट है ना, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको डिस्कस करते जा रही हूँ। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, आप और भी ज्यादा डिटेल में चीजों को पढ़ सकते हो। इसकी PDF फिर से मैं बताती हूँ। पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को एक बार प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और वहां पर आप जाइएगा मैगजीन सेक्शन में। और मैगजीन सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर मंथ तक की ये मैगजीन मिल जाएगी, जो कि व्हाइट बैकग्राउंड में मैंने बनाई है। ठीक है, या पढ़ाने के लिए ब्लैक दिख रहा है, अदरवाइज ये व्हाइट बैकग्राउंड में है जिसको आप इजीली डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपके लास्ट 10 मंथ्स के कंप्लीट कंपाइलेशन हो जाएंगे। और यहाँ पे जो पूरा आपका 10 मंथ का कंपाइलेशन है इनको हम 12 वीडियो में करने वाले हैं। और अभी हम अपने पार्ट नंबर 5 पे बातें कर रहे हैं। इसके पहले पिछले 10 महीने की मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, पिछले 10 मंथ्स की आपके इंडेक्स हो गए, लास्ट 10 मंथ्स की आपकी बुक्स हो गई एंड बैंकिंग इनिशिएटिव्स। ये सभी वीडियोस मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए और ये आपका 5 नंबर का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटर ग्लोब टू ब्रिंग एयर टैक्सी इन 2026। अब इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेस जो कि इंडिगो की एक पेरेंट कंपनी है। किसकी कंपनी है ये? इंडिगो की पेरेंट कंपनी आपको देखने को मिलेगी। और इन्होंने यूएसए बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम क्या हो जाएगा? आर्चर एविएशन। इनके साथ मिलकर एक पार्टनरशिप की है और आने वाले समय में इंडिगो इंडिया में ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस को लॉन्च करेगा 2026 तक। स्टार्टिंग में पायलट बेसिस पे ये कन्नॉट पैलेस और NCR गुरुग्राम हरियाणा के बीच में 7 मिनट की फ्लाइट होगी और बाद में इसको दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर इंडिगो जो है वो US बेस्ड आर्चर एविएशन से 200 इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी को परचेस करने का काम करेगा। नेक्स्ट है दुर्गा 2 लेजर वेपन। अब दुर्गा 2 क्या है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि एक लेजर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। लेजर जो टेक्नोलॉजी या लेजर जो बीम होती है उसकी इंटेंसिटी या उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, राइट। जब किसी टारगेट पे ये इसको हिट किया जाता है तो उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसी पर्पज से इसको रेडी करने का काम किया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने $100 मिलियन
मांगे थे किससे? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जिससे वो हाई पावर लेजर वेपन सिस्टम को तैयार कर सके, जिसका नाम है दुर्गा 2। दुर्गा का मतलब यहाँ पे डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल आर्म फोर्स करेंगी। ये 100 किलोवाट की लाइट वेट आपको बीम जनरेट करेगा, जो इजिली कंसंट्रेट करके हीट जनरेट करके टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। नेक्स्ट बात करेंगे रैमपेज मिसाइल के बारे में। तो रैमपेज मिसाइल कैसी मिसाइल है? तो आंसर हो जाएगा ये एयर टू सर्विस मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल आपको देखने को मिल जाएगी। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने इंडक्ट की है रैमपेज मिसाइल। रैमपेज मिसाइल एयर टू सरफेस मिसाइल आपको देखने को मिलेगी और इसको इजराइल यूज कर रहा था। इजराइल ने ईरान के टारगेट्स को हिट करने के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। ठीक है, ये आपकी हाई स्पीड मिसाइल्स देखने को मिलेगी, जिसकी रेंज आपको 250 किलोमीटर की देखने को मिल जाएगी। हमारे जो सुखोई, जैगवार और मिग 29 एयरक्राफ्ट्स हैं, उनमें हम रैमपेज मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे, जिसको इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने डेवलप करने का काम किया है। एक सुपरसोनिक एयर टू सरफेस मिसाइल आपको ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट स्मार्ट मिसाइल सिस्टम फॉर इंडियन नेवी। तो अब स्मार्ट का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। स्मार्ट का मतलब है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड, ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम। ये आपका स्मार्ट सिस्टम है जिसको डीआरडीओ ने तैयार किया है, जिसकी टेस्टिंग रिसेंटली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से की गई है। और इसको हमारी इंडियन नेवी की पावर को बढ़ाने के लिए हमारी जो सबमरीन्स हैं उसमें इस्तेमाल इसका किया जाएगा। ये यहाँ से मिसाइल्स को लॉन्च कर सकती है, 643 किलोमीटर की मिसाइल को, और लगभग 20 किलोमीटर के टॉर्पीडो को भी ये लॉन्च करने में कैपेबल है। ठीक है, आईआईटी पटना ने रिसेंटली एक कॉस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर बनाया है और उसको 20 सालों के लिए पेटेंट भी कराया है। आईआईटी पटना हैज बीन अवॉर्डेड अ पेटेंट बाय द पेटेंट ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया on an indigenously developed lightweight compact and easy to port inverter। तो easy to port inverter किसने बनाया है? आईआईटी पटना के साइंटिस्ट ने बनाया है और इसको 20 साल के लिए कॉपीराइट या फिर कह सकते हो कि यहाँ पर 20 सालों के लिए पेटेंट भी करा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट इंडिया मेड चिप। अब इंडिया में निर्मित पहली चिप यहाँ पे रेडी की गई है, किसने? माइक्रोन ने। माइक्रोन। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक प्लांट के बारे में सुना होगा, सनत। सनत यूनिट कहाँ पर है? ये गुजरात में है। इसी यूनिट ने इंडिया की पहली चिप को तैयार किया है। मतलब ये 2025 तक रोल आउट हो जाएगी। हमारे स्मार्टफोन वगैरह में हम इस चिप का इस्तेमाल आने वाले समय में करेंगे। ठीक है, तो माइक्रोन इंडिया सनत यूनिट गियर अप टू अनवील इट्स फर्स्ट बैच ऑफ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड सेमीकंडक्टर चिप इन 2025। ठीक है, यहाँ पे 2023 में माइक्रोन ने अनाउंस किया था कि वो सेमीकंडक्टर चिप की असेंबली और टेस्टिंग यूनिट को सनत गुजरात में स्टैब्लिश करेगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम देश की नहीं पूरे वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक। पूरे वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक किसने लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा बजाज ऑटो ने। तो बजाज ऑटो ने वर्ल्ड की पहली सीएनजी पावर्ड बाइक को लॉन्च किया है। ठीक है, पहले फेज में इसको महाराष्ट्र में और उसके बाद रिमेनिंग स्टेट में धीरे धीरे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, बजाज के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज है, पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर जो वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक रेडी की गई है उसका नाम क्या रखा गया है? ब्रूजर 125। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम एक और एआई या कह सकते हैं एक और रोबोट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है विक्टोरिया। क्या नाम है इसका? विक्टोरिया शी इसका नाम है। यूक्रेन यूक्रेन ने अपने मिनिस्ट्री फॉरेन मिनिस्ट्री में एक स्पोक पर्सन, जो एआई रोबोट स्पोक पर्सन को लॉन्च किया है। तो यूक्रेन हैज अनवील्ड एन एआई जनरेटेड स्पोक पर्सन जिसका नाम है विक्टोरिया सी टू डिलीवर ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर पहली बार किसी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर का स्पोक पर्सन आपको एक एआई रोबोट देखने को मिलेगा। किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा आपका यूक्रेन ने इसे लॉन्च करने का काम किया है। नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास स्टार्टअप माइंड ग्रुप। तो माइंड ग्रुप किसका स्टार्टअप है? आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप है। लॉन्च फर्स्ट इंडिया मेड माइक्रो कंट्रोलर चिप। यहाँ पे हम जो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं अपने कंप्यूटर्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डिफरेंट टेक्नोलॉजी में, तो जो कि आपकी एम्बेडेड चिप होती हैं, तो उन माइक्रो कंट्रोलर चिप को पहली बार इंडिया में डेवलप किया गया है। किसने? माइंड ग्रुप ने किया है। माइंड ग्रुप टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है और इंडिया की पहली कमर्शियल हाई परफॉर्मेंस सिस्टम ऑन चिप जिसका नाम है सिक्योर आईओटी को इसने तैयार करने का काम किया है। ठीक है, डन। नेक्स्ट,
टाटा AIG unveil India's first satellite based in orbit third party liability insurance। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने सैटेलाइट को लॉन्च किया, ठीक है। अब लॉन्चिंग के समय हो सकता है वो सैटेलाइट फेल हो जाए, हो सकता है प्रॉपर लॉन्चिंग हो जाए, कुछ रास्ते में आके टेक्निकल प्रॉब्लम आके वो वापस समुद्र में गिर जाए, या फिर आपकी कोई वर्किंग सैटेलाइट है उससे कोई डेबरी या कोई नॉन वर्किंग सैटेलाइट टकरा गया तो आपकी वर्किंग सैटेलाइट काम करना बंद कर देगी। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर करेगा कौन? टाटा AIG। तो टाटा AIG, इंडियाज लीडिंग जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइडर, अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो कौन कर रहा है? टाटा AIG कर रहा है। नेक्स्ट, मंगलयान 2 अनवील्ड। अब यहाँ पे हमारा एक मिशन था जिसका नाम है मॉम, ठीक है, मंगलयान मिशन, जिसपे मूवी भी बनी हुई है, राइट। तो मॉम मिशन जो था, अब उसका एडवांस वर्जन मतलब मंगलयान 2 को हम लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज गियरिंग अप फॉर द लैंडमार्क मिशन दैट एम टू लैंड अ रोवर और हेलीकॉप्टर ऑन मार्स। तो मंगल ग्रह पे हम रोवर को लैंड कराने का काम करेंगे। साथ ही साथ मंगलयान 2 की मदद से जो हेलीकॉप्टर फ्लाई करेगा मार्स की सरफेस पे, तो मार्स का जो एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी करने का हमें मतलब उसकी स्टडी में हमें फायदा होगा। ये जो हम हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे मार्स की सरफेस पे, उस हेलीकॉप्टर का नाम होगा मार्बल। क्या नाम होगा इसका? नाम मार्बल होगा, ठीक है। और लगभग 100 मीटर की फ्लाइट को ये रन करने का काम करेगा मार्स के एटमॉस्फेयर में। मार्बल का नाम है मार्शियन बाउंड्री लेयर एक्सप्लोरर। ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसरो के LVM-3 की मदद से इसको 2031 में लॉन्च किया जाएगा, 2031 में लॉन्च करने का काम किया जाएगा, ठीक है ना। डन इतनी चीजें। अगर मैं बात करूं अबाउट द मॉम मिशन मतलब मार्स ऑर्बिटल मिशन के बारे में, तो इसे PSLV C-25 की मदद से हमने 5 नवंबर 2013 में लॉन्च किया था। डन इतनी चीजें। और इसरो जो है वो 4th स्पेस एजेंसी है जिसने अपने स्पेस क्राफ्ट को मंगल ग्रह मतलब मार्स पे भेजा है। नेक्स्ट, अब नासा प्लान कर रहा है रेलवे सिस्टम को डेवलप करने के लिए मून में। तो चंद्रमा पे रेलवे सिस्टम को कौन डेवलप करेगा? आंसर हो जाएगा नासा, जिसका नाम क्या होगा? फ्लोट। तो फ्लोट क्या है? तो आपको समझ में आ चुका है कि एक रेलवे सिस्टम है जो कि नासा डेवलप कर रहा है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। नासा इज प्रिपेयरिंग टू सेंड एस्ट्रोनॉट बैक टू द मून एंड has announced its plan to construct first lunar railway। पहली बार चंद्रमा की सरफेस पे रेलवे लाइन को बिछाया जाएगा जिसका नाम है फ्लोट। फ्लोट का मतलब है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन द ट्रैक, जिससे आप आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक, क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती है, मूव करना डिफिकल्ट होता है। अब जब आप वहां पे बेस बनाओगे, आपके क्रू मेंबर्स वहां पे रहेंगे तो उनको कई सारे सामानों की जरूरत होगी, तो आसानी से मूवमेंट करने में ये मदद आपको करेगा, ठीक है। इतनी चीजें ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी होगी ये अप टू 100 टन के मटेरियल को डेली ट्रांसपोर्ट करने में कैपेबल है, ठीक है। इसे डेवलप कौन कर रहा है? डेवलप्ड बाय इंजीनियर्स एट नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी कैलिफोर्निया के जो इंजीनियर्स है वो उसको तैयार करने का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट अस्त्र। अभी जो प्रोजेक्ट अस्त्र है वो गूगल का आपको प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो गूगल at the company's annual developer conference presented an early version of प्रोजेक्ट अस्त्र। प्रोजेक्ट अस्त्र एक मल्टी मॉडल AI एजेंट है जिसको गूगल ने डेवलप करने का काम किया है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो आप टेक्स्ट फॉर्म में पूछिए, ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में या इमेजेस के फॉर्म में पूछिए, तो आपको ये रियल टाइम में इसके आंसर और इन्फॉर्मेशन देने का काम करेगा, वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में। और ये केवल और केवल स्मार्टफोन पे अवेलेबल नहीं रहेगा, स्मार्टफोन के साथ साथ ये स्मार्ट ग्लासेस मतलब स्मार्ट ग्लास को भी लॉन्च करेगा प्रोजेक्ट अस्त्र गूगल, और फिर ये स्मार्ट ग्लास के फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट अस्त्र किसका है? तो गूगल का आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करेंगे काल वैसाखी के बारे में, जिसे हम नॉर्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। अब नॉर्वेस्टर या जो आपकी काल वैसाखी है, जिसके कारण एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, आंधियां चलती हैं, बारिश होती है, स्पेशली वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, आसाम वाले एरिया में, तो इसका कारण क्या है? इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? किस तरीके से लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है? इस पर रिसर्च करने के लिए एक टेस्ट यूनिट को स्टैब्लिश किया जाएगा। सो इंडिया फर्स्ट रिसर्च टेस्ट बेड टू बी डिप्लॉय और डेवलप टू स्टडी नॉर्वेस्टर। तो नॉर्वेस्टर की स्टडी करने के लिए यहाँ पर इंडिया का पहला रिसर्च यूनिट सेटअप किया जाएगा, क्योंकि हर बार गर्मी के मंथ में आप नॉर्वेस्टर देख सकते हैं, स्पेशली आपके ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और असम के एरिया में।
कहां पर स्टेब्लिश किया जाएगा? भद्रक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। इसको डेवलप किसने किया है? तो इसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब आईएमडी, आईएमडी के अलावा आईआईटीएम मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग दिल्ली, इन सभी लोगों ने मिलकर इसको डेवलप किया है और 2026 तक इसको इंस्टॉल किया जाएगा, जिसमें हम इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं और वार्निंग जारी कर सकते हैं, जिससे लाखों लोगों की जान को बचाया जा सके। क्लियर है? नेक्स्ट, टोक्यो आटाकामा ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेटेड। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो आटाकामा ऑब्जर्वेटरी को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। मैं आपको बता दूं, ये जो आटाकामा ऑब्जर्वेटरी है, ये हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी आपको देखने को मिलेगी, जो कि 18,500 फीट की हाइट पर है। ठीक है, डन इतनी चीजें। और यहाँ पर आटाकामा डेजर्ट में आपको ये ऑब्जर्वेटरी देखने को मिल जाएगी। वर्ल्ड का पहला 6G डिवाइस रिसेंटली इसके प्रोटोटाइप को जापान ने रेडी किया है और टेस्टिंग करने का काम किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी स्पीड 20 टाइम्स फास्टर है 5G से। ठीक है, तो जापान हैज अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 6G प्रोटोटाइप डिवाइस 20 टाइम फास्टर देन द 5G इंटरनेट। इसमें बताया जा रहा है कि जो 6G का प्रोटोटाइप यहाँ पे डिजाइन किया गया है, इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो 100 गीगाबिट्स या फिर 100 जीबीपीएस का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इस वैक्सीन को रेडी किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और ये मलेरिया की वैक्सीन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें। तो R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन एक नई वैक्सीन है जिसको रिसेंटली मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए WHO ने अप्रूव कर दिया है और ये वर्ल्ड की सेकेंड वैक्सीन है जो कि मलेरिया की वैक्सीन आपको देखने को मिल जाएगी। इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप करने का काम किया है। ठीक है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से इसको डेवलप किया गया है और इस नई वैक्सीन का नाम क्या हो जाएगा? मॉस्क्यूरिक्स। ये आपको नई वैक्सीन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे डीडी किसान। ये चैनल आपको दूरदर्शन पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर पहली बार 2 नए आपको AI एंकर्स देखने को मिलेंगे। तो डीडी किसान चैनल ने 26 मई 2015 में इस किसान चैनल को लॉन्च किया गया था और इसके 9th नंबर के फाउंडेशन डे पर 2 नए AI एंकर को लॉन्च किया है। तो पहला गवर्नमेंट टीवी चैनल बन चुका है जिसने AI एंकर को लॉन्च किया है, जिसमें जो लेटेस्ट प्राइस है आपके एग्रीकल्चर मंडी के, वेदर की क्या अपडेट है, एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या रिसर्च वर्क हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये AI एंकर देंगे। इन AI एंकर का नाम क्या है? कृष एंड भूमि। क्या नाम है? कृष एंड भूमि आपको एंकर्स का नाम देखने को मिल जाएगा। पहला न्यूज एंकर इन द वर्ल्ड किसने लॉन्च किया था? तो चाइना ने लॉन्च किया था। चाइना ने पहला न्यूज AI एंकर को लॉन्च किया था 2018 में, जिसका नाम था क्यू हाउ। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो देश में इंडिया में अगर बात करें, इंडिया की पहली जो AI एंकर है उनका नाम है सना और सना इंडिया टुडे ग्रुप में आपको AI एंकर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, E-Bolt to launch E-Flying Taxi in Bengaluru। IIT मद्रास, IIT मद्रास का इंक्यूबेशन है E-Plane कंपनी जो कि E-Flying टैक्सी को बेंगलुरु में लॉन्च करने वाली है। इनका नाम होगा E-Bolt फ्लाइंग टैक्सी। E-Bolt का मतलब है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग आपको देखने को मिल जाएगा। 6 से 8 सीटर आपको देखने को मिलेगा और अर्बन एरिया में जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में ये मदद करेगा। ठीक है, और मेडिकल सप्लाई के लिए तो होगा ही। नेक्स्ट है फिशर मेडिकल वेंचर मेक्स इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस MRI सिस्टम। अब हमारे देश का पहला भारत में निर्मित MRI सिस्टम को भी लॉन्च किया गया है। चेन्नई हेडक्वार्टर बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है फिशर मेडिकल वेंचर और इन्होंने इंडिया का पहला MRI सिस्टम डेवलप करने का काम किया है। और इस सिस्टम को कहां पर, मतलब ये जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज को कहां पर लगाया गया है? आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट बात करेंगे रुद्र M2 मिसाइल के बारे में। चलिए, अब ये DRDO ने डेवलप किए। जनरली जो मिसाइल सिस्टम है हमारे देश में वो DRDO ही मैन्युफैक्चर करता है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुल टेस्टिंग की है रुद्र M2 मिसाइल सिस्टम की और ये आपकी एयर टू सरफेस मिसाइल है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और बना भी है SSC के एग्जाम में और अभी SSC GD एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रुद्र M2 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? एयर टू एयर है, एयर टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस है। तो आपको याद रखना है ये एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसको सुखोई 30 MK1 रॉकेट की मदद से ओडिशा में टेस्टिंग की गई है। इसकी रेंज अगर हम देखेंगे तो 300 किलोमीटर की रेंज आपको देखने को मिलेगी और स्पीड जो है वो 5.5 मैक की स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर इतनी चीजें? डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो रुद्रम
या फिर रुद्र M2 मिसाइल है। अगर हम रुद्र M1 मिसाइल के बारे में बात करें, जिसकी टेस्टिंग 2000 या 2000 में हुई थी, जिसकी रेंज आपको 100 से 150 किलोमीटर की देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है अग्निकुल। अग्निकुल ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला रॉकेट विद 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी। तो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी की मदद से चेन्नई बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। इन्होंने इस 3D प्रिंटेड इंजन को डिजाइन किया है, जो कि फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन है जो कि 3D टेक्नोलॉजी से डिजाइन किया गया है। ये 300 केजी तक के पेलोड को कैरी करने में कैपेबल है और ये अपने जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब लगभग 700 किलोमीटर तक ले जाने में कैपेबल आपको मिल जाएगा। अग्निकुल जो है वो सेकंड इंडियन प्राइवेट कंपनी है जिसने अपने रॉकेट को स्पेस में लॉन्च किया है। क्योंकि अगर हम बात करें हमारे देश की पहली प्राइवेट कंपनी जिसने अपने रॉकेट को स्पेस में लॉन्च किया था, वो हैदराबाद की बेस्ड कंपनी है जिसका नाम स्काई रूट एरोस्पेस देखने को मिल जाएगा। और इन्होंने विक्रम एस रॉकेट को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग पैड से। नेक्स्ट बात करते हैं लिग्नोसेट। लिग्नोसेट क्या है? ये वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट है जो कि जापान बना रहा है। ठीक है, जापान और नासा की मदद से इसको तैयार किया जा रहा है। इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट जापानीज रिसर्चर्स हैव बिल्ड अ टाइनी वुडन सैटेलाइट। एक छोटी सी लकड़ी से बनी हुई सैटेलाइट है जिसको सितंबर मंथ में लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम है लिग्नोसाइट। लिग्नो का मतलब यहाँ पे एक लैटिन वर्ड है वुड, वहां से ये शब्द आया है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे जो वुड यूज की गई है कंस्ट्रक्शन में वो है मैग्नोलिया वुड, इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। ठीक है, लिग्नोसाइट में इसको जो असिस्टेंट प्रोवाइड किया है वो क्योटो यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक एक्सपर्टीज प्रोवाइड की है। इसके अलावा नासा के साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हुआ है। इसको 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे लॉन्च किया जाएगा लिग्नोसेट को। ठीक, नेक्स्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसका नाम है जिबूती। तो जिबूती ने मलेरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया सोल्यूशन देखा है। नहीं भाई, हमें जरूरत नहीं है वैक्सीन की, हम तो मच्छरों को ही मॉडिफाई कर देंगे। और ये जो मच्छर होंगे ना, ये जो मॉस्किटोज होंगे, ये क्या करेंगे, जो एग होते हैं मॉस्किटोज के, जो एग होते हैं ना, उनको इफेक्ट कर देंगे। और वो जो मच्छर पैदा होंगे वो इतने कमजोर होंगे या फिर वो पैदा ही नहीं होंगे, वो पहले ही मर जाएंगे, जिससे ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो एग को खराब करने का काम बेसिकली ये करेंगे। तो जिबूती यहाँ पे ईस्ट अफ्रीकन कंट्री बन गया है जिसने एक बोल्ड स्टेप लिया है और जेनेटिकली मॉडिफाई मॉस्किटोज को लॉन्च करने का काम किया है। ठीक है, इतनी चीजें। ये क्या करेंगे, ये सेल्फ लिमिटिंग जीन होंगे जो कि फीमेल ऑफ स्प्रिंग को प्रिवेंट करेंगे और सर्वाइव नहीं करने देंगे इन एग्स को। ठीक है, जिसके कारण ऑटोमेटिकली धीरे धीरे यहाँ पर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रभा सॉफ्टवेयर। तो प्रभा सॉफ्टवेयर रिसेंटली लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। अब ये क्या है, जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हम अपने PSLV GSLV और डिफरेंट रॉकेट सिस्टम को लॉन्च करते हैं और उसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। जब कहीं भी लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है तो उसके एरोडायनेमिक्स वगैरह डिजाइन और एनालिसिस करने की जरूरत होती है। तो प्रभा एक सॉफ्टवेयर है जो कि डिजाइन एनालिसिस करने का काम करेगा। क्लियर है? तो इसरो हैज डेवलप अ सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनामिक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है प्रभा। प्रभा का मतलब है पैरेलल RANS सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनामिक एनालिसिस। ये आपका प्रभा सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि इसरो का ही एक सेंटर है। ठीक है, इसका पर्पस सबसे पहले हम गगनयान प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे गेल टू सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट। अब ये इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट क्या होता है? तो आप लोग ने गैस का नाम सुना होगा जिसका नाम है इथेन गैस, और इथेन हमारी एक नेचुरल गैस है। ठीक है, इथेन हमारी एक नेचुरल गैस मिल जाएगी जिसे हम C2H5 के नाम से जानते हैं। तो इस इथेन गैस से, मतलब जो C2H5 है, इस इथेन गैस से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करके इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, एथिलीन में। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एथिलीन में। और इस एथिलीन से बाद में हम प्लास्टिक रेडी करेंगे। तो इस तरीके से इस प्लांट का नाम है इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट। तो गेल जो कि कंट्री का टॉप गैस सप्लायर है, उसने अनाउंसमेंट किया है कि वो 1500 किलोटन पर एनम के इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट को आस्था डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आस्था एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर इसको लॉन्च किया जाएगा जिसकी कॉस्टिंग 60,000 करोड़ रुपीस की आपको देखने को मिल जाएगी। कौन स्टैब्लिश करेगा, गेल। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन आर्मी रिसीव फर्स्ट बैच ऑफ इंडिजीनियसली सुसाइड ड्रोन नाग अस्त्र 1। तो नाग अस्त्र 1 क्या है, एक ड्रोन है और इस ड्रोन को तैयार किसने किया है, इकोनॉमी एक्सप्लोसिव लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है सोलर इंडस्ट्री की, उन्होंने डिजाइन किया है।
और ये आपको 9 केजी का एक ड्रोन देखने को मिल जाएगा जो कि 1 केजी के वॉरहेड को कैरी करने में, बॉम्ब वगैरह को, बारूद को कैरी करने में कैपेबल है और बस ये डिप्लॉय करके गिरा के आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर अगले एक मिशन के बारे में जिसका नाम है मत्स्य 6000। बेसिकली हमारा डीप सी मिशन है। अभी तक हम स्पेस के बारे में बात करते हैं, अब समुद्र की गहराइयों में हमें जाना है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो बायोडाइवर्सिटी है, मिनरल्स हैं, उनकी स्टडी करना है। ठीक है, तो इंडिया इज सेट टू द सिक्स कंट्री, इंडिया इज सेट टू बी द सिक्स कंट्री टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन। तो छठवें नंबर का देश यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और जापान के बाद इंडिया बन जाएगा जो अपने क्रू मेंबर को भेजेगा कहां पर, डीप सी मिशन में, जिसका नाम है मत्स्य 6000। और इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इसे तैयार करने का काम कर रहा है। ठीक है, हमारा टारगेट कि पहला जो फेज है इसका वो 2024 में और पूरा फंक्शनल फेज 2026 तक हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, 3 क्रेटर डिस्कवर ऑन मार्स। तो यहाँ पे मंगल की सरफेस पे 3 नए क्रेटर्स को डिस्कवर किया गया है। किसने डिस्कवर किया है? तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के साइंटिस्ट ने। और इन नए 3 क्रेटर्स का नाम हमने रखा है लाल क्रेटर, मुरसान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर, जो कि बेसिकली विलेजेस हैं, जो गांव के नाम आपको देखने को मिलेंगे बिहार के और उत्तर प्रदेश के। तो लाल क्रेटर जो है, तो लाल क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे रखा है जो कि फॉर्मर डायरेक्टर रहे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के। ठीक है, दूसरा नाम रखा है मुरसान क्रेटर जो कि एक टाउन है उत्तर प्रदेश में, और हिल्सा क्रेटर जो कि आपको एक टाउन देखने को मिलेगा बिहार में। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए, नेक्स्ट है इंडियन आर्मी टू इंडक्ट इंडिजीनियस अस्मी सब मशीन गन। तो यहाँ पे अस्मी, अस्मी एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है अश्मिता, अश्मिता मतलब होता है प्राइड। ठीक है, वहां से शब्द लिया है। और यहाँ पे नदन कमांड ऑफ इंडियन आर्मी ने रिसेंटली 550 इंडिजीनियसली डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड अस्मी सब मशीन गन्स या मशीन गन्स जो है उनके ऑर्डर दिया है, और ये ऑर्डर 4.26 करोड़ रुपीस का है। इंडियन आर्मी के लिए इनको डिजाइन किया जा रहा है। इनको मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है लोकेश मशीन लिमिटेड। लोकेश मशीन लिमिटेड इसको तैयार करने का काम कर रही है, जबकि इसकी डिजाइन किसने बनाई है? डीआरडीओ ने इसकी डिजाइन इंडियन आर्मी के लिए तैयार की है। ठीक है, नेक्स्ट है MRU मतलब मानव रचना यूनिवर्सिटी। मानव रचना यूनिवर्सिटी आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगी, दिल्ली एनसीआर में। और ये पहली यूनिवर्सिटी है जो कि इंस्टॉल कर रही है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को। तो मानव रचना यूनिवर्सिटी बिकम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द दिल्ली एनसीआर टू इंस्टॉल a global navigation satellite system receiver in the collaboration with National Atmospheric Research Laboratory ISRO। ठीक है, यहाँ पर वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लाइमेट, स्पेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगी और रिसर्चर्स जो है वो यहाँ पे रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेस मैत्री मिशन। ठीक है, अभी मैत्री मिशन जो है वो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का ज्वाइंट मिशन है। मैत्री मिशन किसका है? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का आपको ज्वाइंट मिशन देखने को मिल जाएगा। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने $18 मिलियन का एमओयू साइन किया है इन स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ, जो कि कमर्शियल आर्म है इसरो की। इसमें बेसिकली टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन के लिए टाई हुआ है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। आने वाले समय में ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है वो ऑस्ट्रेलिया के स्पेस मशीन कंपनी का सेकेंड स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेगी 2026 में। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट किसका है, तो आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया का है। इसको लॉन्च करेगा इसरो, इसरो की जो कमर्शियल आर्म है। ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसको लॉन्च करने का काम करेगा 2026 में अंडर द प्रोजेक्ट मैत्री। ठीक है, इतनी चीजें। इन स्पेस को 2019 में सेटअप किया गया था, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे आपको देखने को मिल जाएगा। पेंच टाइगर रिजर्व एआई सिस्टम फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट फायर। जंगलों में कई बार आग लग जाती है और आग पूरे जंगल में फैल जाती है, तो अर्ली डिटेक्शन सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है पेंच टाइगर रिजर्व में। तो पेंच टाइगर रिजर्व रिसेंटली लॉन्च एन एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट फायर। पेंच टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। पेंच रिवर के कारण इसका नाम पेंच टाइगर रिजर्व है, और इसको पहले हम प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते थे। ठीक है, द जंगल बुक जो मोगली की कहानी है ना, वो इसी टाइगर रिजर्व से इंस्पायर है, द जंगल बुक। और ये बुक किसकी है? रुडयार्ड किपलिंग की आपको ये बुक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट,
अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पॉइंट नेमो के बारे में। पॉइंट नमो बोल सकते हो, नेमो बोल सकते हो, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस जो स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2000 में लॉन्च किया गया था। 2000 में से लॉन्च किया गया था, जो कि जॉइंट एफर्ट है यूएसए, यूरोप, जापान, रशिया, कनाडा का। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, डीऑर्बिट करना है और वापस अर्थ में लाके इसको डिस्ट्रॉय करना है। सिंपल सी कहानी है। इसका समय पूरा हो चुका है, 2030 में इसका कंप्लीट टेन्योर हो रहा है, मतलब इसकी वर्किंग केवल 2030 तक थी। तो अब यहाँ पे नासा ने स्पेस एक्स को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप इसको क्या करो, डीऑर्बिट करो, आप इसको डीऑर्बिट करो। ये कॉन्ट्रैक्ट किसने किसको दिया है, तो स्पेस एक्स को कॉन्ट्रैक्ट मिला है बाय द नासा। तो नासा हैज अवॉर्डेड स्पेस एक्स $843 million कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ स्पेसक्राफ्ट एम्ड एट सेफ्टी डीऑर्बिटिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय अराउंड 2030। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिया गया है। और कहां पर गिराया जाएगा, ये जो पॉइंट नीमो है यहां पर इसे गिराने का काम किया जाएगा। क्लियर है, पैसिफिक ओशियन में ये पॉइंट आइडेंटिफाई हुआ है, जिसे हम स्पेस क्राफ्ट का ग्रेवयार्ड कहते हैं। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट का ग्रेवयार्ड कैसे कहा जाता है, तो पॉइंट नीमो को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेबेक्स 2। सेबेक्स 2 क्या है, जनरली आप लोगों ने जो बॉम्बर्स देखे होंगे, उन बॉम्बर्स में हम टीएनटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टीएनटी का मतलब होता है ट्राई नाइट्रोटालुइन, जो कि एक एक्सप्लोसिव है जिसको मिलिट्री पर्पस में, बॉम्ब्स वगैरह में इस्तेमाल, ग्रेनेड्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने एक नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जो कि मोस्ट पावरफुल बॉम्ब है, जिसका नाम है सेबेक्स। और सेबेक्स को रिसेंटली इंडियन नेवी ने सर्टिफाइड भी किया है, और इसको डेवलप किसने किया है, इकोनॉमी एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने इसको रेडी किया है, जो कि सब्सिडरी है सोलर इंडस्ट्री की अंडर द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। क्लियर है, नेवी इसको यूज करेगी और ये आपको नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पे जो न्यू सेफर्ट स्पेसक्राफ्ट है, ये वापस से वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, ब्लू ओरिजिन कंपनी का, इसलिए इस न्यूज को हम यहाँ पर स्किप करते हैं। ठीक है, अब इंडियन स्पेस एजेंसी जो है वो एपोफिस एस्ट्रॉइड की स्टडी करेगा। अब यहाँ पे एस्ट्रॉइड जो होते हैं आपको पता है, उनकी भी एक ऑर्बिट होती है, घूमते रहते हैं। तो ये जो एस्ट्रॉइड है ना, ये 2029 में, 2029 में अर्थ के क्लोजेस्ट होगा, और उस समय हम इस ऑर्बिट, मतलब हम इस एस्ट्रॉइड की स्टडी करेंगे। हम इस एस्ट्रॉइड की स्टडी करेंगे, तो इसरो का ये मिशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन एस सोमनाथ हैज सेड दैट द इंडियन स्पेस एजेंसी विल कंडक्ट अ स्टडी ऑफ एपोफिस एस्ट्रॉइड। एपोफिस एस्ट्रॉइड की हम स्टडी करेंगे जब ये 2029 में अर्थ के क्लोजेस्ट होगा, और ये स्टडी जो है वो जापान, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ज्वाइंट कोलैबोरेशन के साथ की जाएगी। क्लियर है इतनी चीजें, डन। नेक्स्ट बात करेंगे जोरावर के बारे में। तो जोरावर क्या है, एक लाइट टैंक है जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है, और ये आपके हाई एल्टीट्यूड में, डिफिकल्ट टेरेन में इजीली काम कर सकता है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एलएनटी के साथ मिलके जोरावर टैंक सिस्टम को तैयार किया है, और अगस्त 2025 तक इसको इंडक्ट कर दिया जाएगा हाई एल्टीट्यूड एरिया लद्दाख और सिक्किम में। ठीक है, इसको जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया जाएगा, और प्रोजेक्ट जोरावर जो नाम है, वो यहीं पे जो जनरल रहे हैं जम्मू के जोरावर, उनके नाम पर ही ये नाम रखा गया है। नेक्स्ट है एमबीसी चेंज। एमबीसी चेंज क्या है, इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की, एक्चुअली इंडिया का नहीं है, वर्ल्ड का पहला कमर्शियल पैसेंजर फेरी है जो कि 100% हाइड्रोजन फ्यूल को इस्तेमाल करता है। ठीक है, डन। तो 100% हाइड्रोजन फ्यूल इस्तेमाल करने वाली वर्ल्ड की पहली कमर्शियल पैसेंजर फेरी कौन सी है, आंसर हो जाएगा एमवीसी चेंज है। एमवीसी चेंज को किसने बनाया है, तो यहाँ पर इसको तैयार किया गया है सैन फ्रांसिस्को की एक कंपनी है, उन्होंने इसको रेडी किया है, ऑल अमेरिकन मरीन शिपयार्ड ने, जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा, और इसकी कैपेसिटी 75 पैसेंजर की आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे, चाइना ने वर्ल्ड की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन को अनवील करने का काम किया है। स्टील के कंपैरिजन में कार्बन फाइबर की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है और ये लाइट वेट भी होता है। तो चाइना ने वर्ल्ड की पहली कार्बन फाइबर से बनी हुई पैसेंजर ट्रेन को अनवील करने का काम किया है। ठीक है, इतनी चीजें बस, इतना ही आपको याद रखना है, जिसकी स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिजीनियसली बिल्ड तलवार क्लास फ्रिगेट त्रिपुट लॉन्च बाय द जीएसएल। जीएसएल का मतलब होता है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तलवार क्लास की इंडिजीनियसली डेवलप्ड फ्रिगेट, जिसका नाम है त्रिपुट, इसको लॉन्च किया है फॉर द इंडियन नेवी। फॉर द इंडियन नेवी, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, कहानी समझो कि 2016 की बात है। 2016 में इंडिया और रशिया के बीच में एक डील साइन हुई थी कि हम इंडियन रशिया से 4 फ्रिगेट को परचेज करेंगे। ठीक है, परचेज करेंगे। 2016 में डील हुई थी और कहा गया था कि 2 हम डायरेक्टली बाय कर लेंगे रशिया से और 2 जो है उनको इंडिया में ही डेवलप करने का काम किया जाएगा। तो 2 ऑफ दीज फ्रिगेट, तुशिल एंड तमाल, इनको डायरेक्टली इंपोर्ट किया जाएगा और 2 को इंडिया में डेवलप किया जाएगा, ट्रांसफर की जाएगी टेक्नोलॉजी। और डेवलप कौन करेगा इनको? जीएसएल, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। और उसी के अंदर हमने त्रिपुट को रेडी करने का काम किया है। सेकेंड जो अगली जो है वो जो आपकी अगली फ्रिगेट है वो 2025 तक कमीशन की जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे अस्त्र मिसाइल के बारे में। देखेंगे रिसेंटली अस्त्र मिसाइल को यहां पर क्लियरेंस मिल चुका है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स हैज गिवन क्लियरेंस टू द डीआरडीओ एंड द भारत डायनेमिक लिमिटेड। अस्त्र मिसाइल, अस्त्र आपकी एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम देखने को मिलेगा जिसको सुखोई और तेजस जैसे फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किया जाएगा। ये इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया है बाय द भारत डायनेमिक लिमिटेड। इसकी रेंज आपको 80 से लेकर 110 किलोमीटर की देखने को मिल जाएगी और स्पीड कितनी है? 5 मैक की स्पीड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने 4 गगन यात्री का नाम बताया था। मैंने कहा था कि 4 गगन यात्री हैं जिनको ट्रेन किया गया है रशिया से, लेकिन भेजा जाएगा केवल एक को। तो वो एक पर्सन कौन है? आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। तो इसरो ने रिसेंटली हमारे देश के 2 गगन यात्री का नाम अनवील किया है जो कि अपकमिंग यूएसए के मिशन में स्पेस में जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें। यहाँ पे इसरो ने जो नाम अनवील किए हैं उनमें से पहला जो नाम है वो है कैप्टन शुभांशु शुक्ला का, और बैकअप के लिए जो नाम अनाउंस किया गया है वो है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णा का। ठीक है, नेक्स्ट है आईआईटी इंदौर ने यहाँ पर ई शू डेवलप किए हैं फॉर लाइव लोकेशन ट्रैकिंग। अब छोटे बच्चे होते हैं पार्क में, यहाँ वहां घूम रहे हैं, बहुत सारे बूढ़े व्यक्ति हमारे देश में है, सीनियर सिटीजन है जिनको अल्जाइमर की प्रॉब्लम होती है, अपने घर का एड्रेस भी भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, और इंडियन आर्मी में हमारे जो ट्रूप्स हैं उनकी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आईआईटी इंदौर ने ई शूज को डेवलप करने का काम किया है। ठीक है, तो ई शूज किसने डेवलप किए हैं? आईआईटी इंदौर ने किए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आईएनएस अरिघात के बारे में। ठीक है, तो आईएनएस अरिघात हमारे देश की सेकेंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन आपको देखने को मिलेगी। पहली हमारे देश की जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है उसका नाम है आईएनएस अरिहंत, और आईएनएस अरिहंत को 2016 में हमने यहाँ पे लॉन्च किया था, 2016 में लॉन्च किया था। और अब यहाँ पे सेकेंड हमारी जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है उसका नाम है आईएनएस अरिघात, उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। इसको किसने बनाया है? इसको इंडियन नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम ने रेडी किया है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 12 से लेकर 15 नॉट की आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आईसीएमआर एंड पेनिनसिया बायोटेक इनिशिएट द फर्स्ट डेंगू वैक्सीन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। तो यहाँ पर अब देखो डेंगू की वैक्सीन के लिए भी आपका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और पेनिनसिया बायोटेक इन दोनों ने मिलकर फेज 3 ट्रायल स्टार्ट किया है डेंगू की वैक्सीन का, जिसका नाम है डेंगीऑल। क्या नाम है इसका? डेंगीऑल आपको देखने को मिल जाएगा। ओके है जी, डेंगू हम सभी को पता है कि वायरस से होने वाली बीमारी आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, भारत बायोटेक अनवील ओरल कॉलरा वैक्सीन। अब यहाँ पे भारत बायोटेक ने पहली बार हैजा के इलाज के लिए, जैसे कि पोलियो वैक्सीन होती है ओरल, वैसे ही ओरल कॉलरा वैक्सीन को लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? हिलकॉल। नाम क्या हो जाएगा इसका? हिलकॉल आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इट वाज डेवलप्ड अंडर द लाइसेंस फॉर हिलमैन लेबोरेटरी टू कॉम्बैट कॉलरा। नेक्स्ट है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हमारे देश में 3 परम सुपर कंप्यूटर, रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च करने का काम किया है। और हर एक सुपर कंप्यूटर को रेडी करने के लिए 130 करोड़ रुपीस की कॉस्टिंग देखने को मिलेगी। पुणे, दिल्ली और कोलकाता में इनको लॉन्च किया गया है। ठीक है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉर्ड शिवा से इंस्पायर है, जिसको सीडेक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने रेडी किया है, जिसकी स्पीड 1 पेटाफ्लॉप मतलब 10 टू द पावर 15 आपको स्पीड देखने को मिल जाएगी, जिसको हमने बोला है 1 पेटाफ्लॉप। ठीक है, कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा? तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में। फर्दर आप देख सकते हो उनकी लोकेशन, इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा आपसे। अब यहाँ पे अगर बात करें नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था।
ठीक है, और इसको डेवलप कौन कर रहा है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एंड आईआईएससी बेंगलुरु इसको इंप्लीमेंट करती है। नेक्स्ट बात करेंगे डसॉल्ट एविएशन के बारे में। हम सभी को पता है कि फ्रांस की एक एरोस्पेस कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, और ये हमारे देश में एमआरओ, एक मतलब कह सकते हो कि इनके इक्विपमेंट्स को तैयार करने के लिए एक असेंबली स्टैब्लिश कर रही है। तो फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन हैड डिसाइडेड टू क्रिएट अ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी है डसॉल्ट एविएशन एमआरओ इंडिया फैसिलिटी। यहाँ पे मिलिट्री के जो भी क्राफ्ट्स हैं उनकी मेंटेनेंस रिपेयर के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा, और जो सब्सिडरी है इसमें 100% ओनरशिप आपको डसॉल्ट एविएशन की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम समुद्र प्रताप के बारे में। समुद्र प्रताप क्या है? तो समुद्र प्रताप इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। ठीक है, गोवा में इसे लॉन्च किया है। सम टाइम जो टैंकर्स वगैरह होते हैं उनसे ऑयल स्पिल हो जाता है, प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ जाता है, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश का पहला पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल सिस्टम को डिजाइन किया गया है, और गोवा में इसे लॉन्च किया गया है बाय द इंडियन कोस्टल गार्ड, और इसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप है, जिसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने रेडी करने का काम किया है। ठीक है, इतनी चीजें डन। 583 करोड़ रुपीस की कॉस्टिंग के साथ इसको रेडी किया गया है, और 300 टन पर आवर ये ऑयल की रिकवरी कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द मोरनी। अब मोरनी क्या है? देखो, हमारा जो प्यारा भारत है उसमें हर थोड़ी दूर जाने पर आपको अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज, अलग डायलेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इंडिया का जो डाइवर्सिफाइड लैंग्वेज है उनको बेसिकली डिकोड करने के लिए ही मोरनी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है बाय द डीप माइंड। डीप माइंड किसका है? गूगल का है। तो गूगल डीप माइंड लॉन्च एआई प्रोजेक्ट मोरनी फॉर 125 इंडियन लैंग्वेजेस। 125 इंडियन लैंग्वेजेस के लिए एक मल्टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया मोरनी प्रोग्राम को गूगल का डीप माइंड इसे लॉन्च कर रहा है, जिससे हर एक व्यक्ति को अपनी भाषा में हेल्प मिल सके, वो अपनी भाषा में आपसे क्वेश्चन पूछ सके। मनीष गुप्ता डायरेक्टर आपको मिल जाएंगे गूगल डीप माइंड के, और गूगल डीप माइंड को 2010 में तैयार किया गया था। नेक्स्ट है विषाणु युद्ध अभ्यास। विषाणु का मतलब होता है वायरस। फ्यूचर में अगर कोई ऐसी पैंडेमिक आती है जो वायरस के कारण है, तो उसके लिए हम कितना रेडी हैं, इसलिए विषाणु युद्ध अभ्यास या वायरस वॉर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में 27 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में। नेक्स्ट है अग्नि 4। अग्नि 4 के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को हमने सक्सेसफुली टेस्ट किया है डीआरडीओ ने चांदीपुर रेंज से। ठीक है, यहाँ पे अग्नि 4 मिसाइल सिस्टम एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है। इसको 2007 में स्टार्ट किया गया था। इसकी रेंज अप टू 4000 किलोमीटर की है, और 17,000 केजी के वेट को कैरी करने में कैपेबल आपको मिल जाएगी। डीआरडीओ के चेयरमैन डी सामीर कामत आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात करेंगे माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप मालपे और मुल्की के बारे में। इसकी कहानी को भी थोड़ा सा समझ ही लेते हैं हम। देखिएगा, अब दो क्लासेस है, एक अडनाला क्लास और एक माहे क्लास है। तो माहे क्लास के लिए 2019 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जीआरएससी के साथ। जीआरएससी गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड के साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था, और ये हमें तैयार करके दे रही है माहे क्लास शिप। ठीक है, तो सॉरी माहे और अरनाला, तो अरनाला जो है, अरनाला के लिए जीआरएससी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, और माहे क्लास के लिए कोचीन शिपयार्ड के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, 2019 का एग्रीमेंट है। टोटल हमें 8 वेसल्स रेडी करने थे। एक है अरनाला क्लास और दूसरी है माहे क्लास। अरनाला क्लास के लिए जीआरएससी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, माहे क्लास के लिए कोचीन शिपयार्ड के साथ साइन हुआ। तो यहाँ पे माहे क्लास की दो सबमरीन्स को लॉन्च किया गया है, मालपे एंड मुल्की, कहां पर? केरला में। और ये आपकी 4th एंड 5th नंबर की आपको माहे क्लास की एंटी सबमरीन वॉरफेयर देखने को मिल जाएंगी, जिसमें 80% जो भी हमने मटेरियल यूज किया है वो इंडिजीनियस मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर इतनी चीजें? चलिए अभी हम फर्दर आगे भी माहे और अरनाला क्लास देखेंगे, तो थोड़ा सा और डिटेल में आगे चढ़ के हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब है यूरोपा क्लीपर मिशन। यूरोपा किस सैटेलाइट का मतलब किस प्लेनेट का सैटेलाइट है? तो आंसर हो जाएगा यूरोपा आपको जुपिटर का सैटेलाइट देखने को मिलेगा। जुपिटर में आपको कई सारे सैटेलाइट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि लो, यूरोपा, गैनीमीड एंड कैलिस्टो। गैनीमीड जो है वो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। राइट, सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है? गैनीमीड है, जो कि जुपिटर का है। अब जुपिटर का एक और चंद्रमा है जिसका नाम है यूरोपा, और यूरोपा पे नासा अपना एक मिशन भेजेगा जिसका नाम है यूरोपा क्लीपर।
जिसके लिए $5 बिलियन का ये मिशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यूरोपा की स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट है चंद्रयान 4 और वीनस ऑर्बिटल मिशन के लिए कैबिनेट ने फंड को अप्रूव कर दिया है, ठीक है। कैबिनेट अप्रूव चंद्रयान 4 एंड द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ भारत अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भी अप्रूवल दे दिया है बाय 2028। आइए हम बात करते हैं चंद्रयान 4 मिशन के बारे में, ठीक है। अब चंद्रयान जो 4 मिशन है हमारा, इस मिशन का पर्पस क्या है, ये मून की सरफेस पे जाएगा, मून की सरफेस पे जाके सॉइल को कलेक्ट करेगा, सॉइल को कलेक्ट करेगा, लूनर सैंपल्स को कलेक्ट करेगा और वापस अर्थ पर लौट कर आएगा। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम तीसरे नंबर की कंट्री हो जाएंगे यूएसए, रशिया और चाइना के बाद, क्योंकि केवल 3 ही कंट्री हैं, यूएसए, रशिया और चाइना। तो हम चौथे नंबर की कंट्री हो जाएंगे जो कि चंद्रमा की सरफेस पे जाके वहां से सॉइल के सैंपल को कलेक्ट करके ला रहा है। तो रिसेंटली अश्विनी वैष्णव ने यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दी है कि हम यहाँ पर लूनर सरफेस पे जाएंगे और वापस लौट कर आएंगे कब, 2040 में, और हम अपना वीनस मतलब शुक्र ग्रह पे भी मिशन भेजेंगे। क्लियर है चीजें। अगर हम चंद्रयान 1 के बारे में बात करें तो चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया था, चंद्रयान 2 को 2019 में लॉन्च किया था, चंद्रयान 3 को 2023 में लॉन्च किया था। और इसरो ने इस पूरे कार्यक्रम के लिए मतलब चंद्रयान 4 के लिए 2104 करोड़ रुपीस का बजट दिया है और 36 मंथ का टाइम दिया है इसको कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है चीजें। इसके अलावा हमारा अपना एक स्पेस स्टेशन भी होगा आने वाले समय में जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसको 2035 तक लॉन्च किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, नेटो ने नदरलैंड कमांड ईस्टर्न फिनलैंड में सेटअप की है। अब देखो जो फिनलैंड है उसकी बॉर्डर शेयर होती है रशिया के साथ और रशिया का जो एग्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आपको नेटो और रशिया के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स तो पता होंगे ही, इसलिए नेटो जो है अपनी एक नई कमांड, एक लैंड कमांड फिनलैंड में स्टैब्लिश कर रहा है रशियन बॉर्डर के पास और 2025 तक ये ऑपरेशन में आ जाएगी। इस कमांड को कौन देखेगा, तो फिनलैंड आर्मी और नेटो की यूएस बेस्ड आर्मी जो है इसको देखने का काम करेगी, जिसके लिए इनिशियल बजट है 8.5 मिलियन पाउंड। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, 1959 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। चलिए अब अगला मून देखेंगे जो कि प्लूटो का है। तो प्लूटो के चंद्रमा का नाम, प्लूटो का लार्जेस्ट मून जो है उसका नाम है चेरॉन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चेरॉन किसका मून है, तो चेरॉन आपको प्लूटो का मून देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2। तो ये दोनों चीजें हमें कहां पर मिली हैं, प्लूटो के लार्जेस्ट मून पे मिली है पहली बार। और नासा का जो टेलीस्कोप है जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया है और इसकी पिक्चर्स हमको यहाँ पर भेजी हैं। तो चेरॉन जो है आपको पता होना चाहिए प्लूटो का लार्जेस्ट आपको सैटेलाइट या मून देखने को मिलेगा, जिसको 1978 में डिस्कवर किया गया था बाय द जेम्स डब्ल्यू क्रिस्टी। नेक्स्ट है MACE ऑब्जर्वेटरी। अब इसको हम लॉन्च कर रहे हैं कहां पर, लद्दाख में। MACE ऑब्जर्वेटरी हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द सेक्रेटरी DAE मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सेक्रेटरी एंड चेयरमैन हैं, उनके द्वारा हेनले लद्दाख में MACE ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया गया है, ठीक है। MACE का मतलब क्या हो जाएगा, मेजर एटमॉस्फेरिक चर्नोकोप एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी, और ये लार्जेस्ट इमेजिंग चर्नोकोप टेलीस्कोप होगा एशिया का, जिसको 4300 मीटर की हाइट पर हेनले लद्दाख में लॉन्च किया जाएगा। एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड की हाईएस्ट इमेजिंग चर्नोकोप ऑब्जर्वेटरी आपको देखने को मिलेगी। तो चर्नोकोप्स क्या होते हैं, तो चर्नोकोप्स आपको वो पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं जिनकी मतलब जिनकी स्पीड मोर देन लाइट की स्पीड होती है, फास्टर देन लाइट की स्पीड से काम करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्प्रेड करने का काम करते हैं। इसको बनाया किसने है, बिल्ड किया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने, और सपोर्ट किसने किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको सपोर्ट करने का काम किया है। अभी तक हमने 4 चंद्रयान मिशन या 4 लूनर मिशन के बारे में बात की थी। चलिए अब बात करते हैं 5th नंबर के लूनर मिशन के बारे में। तो 5वें नंबर का जो हमारा लूनर मिशन होगा उसका नाम है ल्यूपेक्स, और ल्यूपेक्स मिशन को हम जापान के साथ भेजेंगे, जापान के सहयोग के साथ इसको बिल्ड किया जाएगा। तो इंडियाज नेशनल स्पेस कमीशन हैज अप्रूव लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन मतलब ल्यूपेक्स मिशन को अप्रूवल दे दिया है, जो जापान की जेक्सा के साथ मिलकर लॉन्च किया जाएगा। और हम वाटर रिसोर्सेज का पता यहाँ पर चंद्रमा की सरफेस पे लगाएंगे और ये 100 डेज का मिशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ल्यूपेक्स में जो रोवर होगा वो 350 kg का रोवर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो हमने चंद्रयान 3 में रोवर यूज किया था वो 26 kg का रोवर हमने यूज किया था। क्लियर है, डन।
तो यहाँ पे मिशन में जापान जो है वो रोवर और रॉकेट को कंस्ट्रक्ट करेगा, जबकि इसरो जो है वो लैंडर को तैयार करेगा। इसरो क्या करेगा? लैंडर रेडी करेगा। रोवर और रॉकेट को तैयार कौन करेगा? जापान तैयार करेगा। अब आईआईटी इंदौर ने अर्ली ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए अफोर्डेबल डिवाइस को रेडी किया है, स्पेशली रूरल एंड रिमोट एरिया में। और आईआईटी इंदौर के जो डिवाइस क्रिएटर है उनका नाम है प्रोफेसर श्रीवात्सर वासुदेव। उन्होंने इस ब्रेस्ट कैंसर डिवाइस को तैयार किया है। नेक्स्ट है फर्स्ट वीमेन ऑन मून टू बियर प्राडा डिजाइन स्पेस सूट फॉर नासा 2026 मिशन। तो नासा का 2026 का जो आर्टेमिस थर्ड मिशन है, जिसमें चंद्रमा की सरफेस पे एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा और उसमें पहली बार एक फीमेल एस्ट्रोनॉट भी जाएंगी। और जो फीमेल एस्ट्रोनॉट आपका जो सूट पहनेगी, स्पेस सूट पहनेगी, उसको डिजाइन किसने किया है? उसको डिजाइन किया है इटालियन फैशन हाउस जिसका नाम है प्राडा। क्लियर है? अब जो नाम सामने आ रहा है, अभी नाम कंफर्म नहीं हुआ है, पर फिर भी बोला जा रहा है कि क्रिस्टीन कोच ये पहली वीमेन आर्टेमिस 2 की क्रू मेंबर आपको देखने को मिली थी, और हो सकता है क्रिस्टीन कोच ही आर्टेमिस 3 मिशन में चंद्रमा की सरफेस पे लैंड करें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर। इंडिया इज सेट टू साइन अ मेजर $3.3 बिलियन डिफेंस डील विद यूएसए फॉर 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन। तो हम 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन किससे परचेस कर रहे हैं? यूएसए से परचेस कर रहे हैं, जिसके लिए $3.3 बिलियन मतलब लगभग 28,000 करोड़ रुपीस की डील को साइन किया गया है। और ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस आपको ड्रोन्स देखने को मिलेंगे। इसको डेवलप कौन कर रहा है? तो जनरल एटॉमिक, यहाँ पर जो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है उनके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, और ये हमें डिलीवर करेंगे। आने वाले 4 सालों में डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर इतनी चीजें? नेक्स्ट है, चलिए, GRSC 7th ASW शिप अभय ज्वाइन इंडियन नेवी फ्लीट। तो इंडियन नेवी की 7th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जिसका नाम है अभय, इसको रिसेंटली कमीशन किया गया है। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो LNT कत्थुपल्ली फैसिलिटी में, जिसको तैयार किया है GSRE मतलब सॉरी GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने इसको डिजाइन करने का काम किया है। ठीक है, अगेन ये आपको 2019 के कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट देखने को मिलेंगे। तो 2019 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसके अंदर 16 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को तैयार करना था। एक है अर्नाला क्लास और एक है माहे क्लास। अर्नाला क्लास तैयार कर रहा था GRSE, और माहे क्लास को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड तैयार करेगा। माहे क्लास में पहला माहे, फिर मालवन, मंगरोल, मालपे और मुल्की को लॉन्च कर चुके हैं। और अर्नाला क्लास में अर्नाला, अनुरोध, अंजदीप, अमीनी, अग्रय, अक्षय और अभय को लॉन्च किया गया है। क्लियर है? डन। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया लॉन्च 4th न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन। अब यहाँ पे इंडिया ने पहले तो अरिघात को लॉन्च किया, फिर अरिहंत को लॉन्च किया, फिर अरिघात को लॉन्च किया, और अब यहाँ पे एक और इन्होंने 4th नंबर की न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन को लॉन्च किया गया है विशाखापट्टनम से, जिसका कोड नेम S4 आपको देखने को मिल जाएगा। क्या नाम है इसका? कोड नेम आपको S4 देखने को मिल जाएगा। 3400 किलोमीटर की इसकी लेंथ आपको मिल जाएगी, मतलब इसकी रेंज। आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात और आईएनएस अरिधमन, ये आपकी पहली जो न्यूक्लियर पावर मिसाइल्स है वो देखने को मिल जाएंगी। अब इसको तैयार किसने किया है? तो यहाँ पे फ्रेंच नेवल ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन के साथ इसको रेडी करने का काम किया है। नेक्स्ट आता है और लास्ट न्यूज है, आई थिंक यस दिस इज लास्ट। ओके, आई नो सेशन बहुत लेंथी हो गया, बट ये लास्ट न्यूज है। आपकी पूरी 10 महीने की साइंस और टेक यहाँ से खत्म हो जाएंगी। हम बात कर रहे हैं लास्ट मिशन, जो कि है लीसा मिशन। अच्छा, ये जो लीसा मिशन है किसका है? ये नासा का है। अगेन नासा का है। लीसा का मतलब है लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना मिशन, जो कि नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक ज्वाइंट मिशन है, जिसको 2030 में लॉन्च किया जाएगा। अब इसका काम क्या है? जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनको डिटेक्ट करना, और पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को यहाँ पर डिटेक्ट करने का काम किया जाएगा स्पेस में। क्लियर है? तो लीसा मिशन आपको देखने को मिलेगा नासा का एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। डन। तो ये हमारे लास्ट 10 मंथ के साइंस एंड टेक की न्यूज हो गई। ठीक है, आई थिंक समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा आपको सेशन। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको शेयर करना, और अगर पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हो या फिर वापस रिवाइज करना है, टाइम कम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जनवरी से लेकर अक्टूबर मंथ तक की जो ये मैगजीन मैंने कंपाइल की है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस से। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपाइलेशन के साथ। टेक केयर।